स्वतंत्रता और स्वाभिमान क्या है? वो स्वतंत्रता शब्द जो है वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने दिया। यहाँ के पशुओं तक ने भी अपने नामों को जो है वो सुनहरे अक्षरों के अंदर लिखवाया है। पुरखों की आन निभाना ही मेवाड़ भूमि की पूंजी है। ये वो धरती है जहाँ चेतक की तापे गूंजती है। महाराणा प्रताप और श्री राणा सांगा के किस्से सुन करके तो हम बचपन से बड़े हुए हैं, और आज उनके वंशज श्री लक्षराज सिंह ऑफ मेवाड़ कि आंधी तूफानों में मेवाड़ ने कभी रुकना नहीं सीखा, लाखों नंगी तलवारों के सामने झुकना नहीं सीखा, शीश कटने के बाद भी धड़ यहाँ लड़ा करते हैं, मेवाड़ ने कभी बिकना नहीं सीखा। ये मेवाड़ की धरती है जहां हर पीढ़ी ने इतिहास रचा है। महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं ने रणभूमि में अपने साहस और पराक्रम से इतिहास रचाया। यहाँ शौर्य की मिसाल कायम होती है। अगर मैं राणा कुंभा, राणा सांबा एंड महाराणा प्रताप उनके बारे में बात करूं कि उन्होंने उस समय पर उतने युद्ध करे। कि महाराणा प्रताप के एक बहुत बड़े साथी को हम लोगों ने जो है वो कैद करके और हमारे खेमे में उसको लिया है, राम प्रसाद। उसने दुश्मन खेमे के अंदर दाना तो क्या, एक बूंद पानी नहीं पिया। तो उन्होंने कहा तुम उस मेवाड़ से क्या लड़ोगे जिसने मौत को सस्ता और स्वाभिमान को महंगा कर रखा। अभी महाराणा प्रताप की बात करते हैं। और मेवाड़ की तो ये खूबसूरती रही है कि हम 1500 साल से जंगी करते हुए आए, कमजोरी वाले काम नहीं किए। आज आप देखिए कि लाखों की हजारों की सेना अगर सामने आके खड़ी हो जाए और हम हाथ मुट्ठी पर लोग क्या करें आज। सबसे पहले सोचे कि भाई मैं बोरी बिस्तर बांधूं, और पर वो उन्होंने नहीं किया। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं कोई फिक्शनल काल्पनिक कोई फैंटेसी नहीं बता रहा हूं, ये सच्चाई है। अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसी धरती बसती है जहां मिट्टी का हर कण वीरता और बलिदान की कहानी सुनाता है। यह है मेवाड़, वो भूमि जहां सिर्फ राजाओं ने राज नहीं किया बल्कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान ने राज किया। यहाँ जन्म लिया था एक ऐसे वीर ने जिसका नाम आज भी दुश्मन के दिल में दहशत और अपनों के दिल में गर्व जगाता है। महाराणा प्रताप, जिन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा, जिन्होंने अपनी प्रजा और अपनी मिट्टी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, और आज उसी अमर विरासत को आगे बढ़ाने वाले मेवाड़ के वर्तमान वंशज, एक ऐसा नाम जो इतिहास और आधुनिकता के बीच एक मजबूत पुल है। लक्षराज सिंह मेवाड़, जिनके लिए राजगद्दी सिर्फ परंपरा नहीं है बल्कि जिम्मेदारी है, सेवा है और एक जीवित विरासत को संभालने का संकल्प है। तो आइए मिलते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो सिर्फ एक राज परिवार का वारिस नहीं बल्कि मेवाड़ के आत्मा का रक्षक भी है। जय हिंद जी, और आज आपको हमारे चैनल में स्वागत है। हम ये बहुत ही स्पेशल मानते हैं आज का एपिसोड, बिकॉज महाराणा प्रताप और श्री राणा सांगा के किस्से सुन करके तो हम बचपन से बड़े हुए हैं। एज सोल्जर्स हमने उनके किस्से इतने ज़्यादा हमें इंस्पायर करता था, और आज उनके वंशज श्री लक्षराज सिंह ऑफ मेवाड़, इट्स सच ए ऑनर टू हैव यू। नहीं, खुशनसीबी मेरी आप दोनों को यहाँ उदयपुर में पाकर। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हमारे यहाँ घर में खूब हलचल हो गई थी लोगों में, फौज के लोगों में, कि आप लोग दोनों यहाँ पधार रहे हैं। हमें मतलब इतना अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गलती से ईमेल या चिट्ठी या रिक्वेस्ट आ गई हो, कहीं जाना कहीं और हो 30 ब्रिगेड में और पहुंच हमारे पास गई हो। मैंने कहा एक बार चेक कर लो कि अपन से ही बात करना चाहते हैं ना। नहीं श्री जी, मैं कहूँगा कि मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपसे दूसरी बार मिल पा रहा हूँ, और पहली बार हम मिले थे 2012 में, जब तो मैं आपसे क्षमा मांग लेता हूँ कि आपको नहीं, खेलना पड़ रहा है मुझे। मैं वही कहने वाला था कि 2012 में जब आप 19 राजरीफ में गोल्डन जुबली के लिए आए थे, जी, तब मैंने आपको देखा था, और आपकी सादगी तब भी वैसी ही थी और अभी भी वैसी ही है।
इनफैक्ट जब मैं पहली बार मिला तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जैसे आपने भी बहुत सारी बार फील किया होगा, महसूस किया होगा कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि एक राजा आ रहे हैं तो पता नहीं कैसे होंगे, बात करेंगे या नहीं करेंगे। जी। एंड मैंने वहाँ मैस पार्टी में आपको देखा। ये बड़ा दुर्भाग्य है, मतलब देश का और इंसानों का, क्योंकि मतलब मैंने ये चीज नोटिस करी है कि द ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन बीइंग अक्रॉस ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज लाइक्स टू फिक्स थिंग्स दैट आर नॉट ब्रोकन। यस, मतलब उसको कुछ ऐसी चीज पकड़ा दो जो बिल्कुल सही हो, वो उसको ठीक करने लग जाएगा। और वही हम जिंदगी और लोगों के साथ में भी वही करने लग जाते हैं कि जो आदमी बिल्कुल ठीक है, और मतलब उसको हम देखेंगे कि अरे नहीं, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, टूटा नहीं है, इसको मतलब जोड़ कैसे सकते जोड़ हैं। कैसे सकते तो हैं। ये अनफॉर्चुनेट एक इशू है, और खास तौर पे हम लोगों के साथ में तो ये टैग लगा हुआ है। और फिर इस चेहरे और शक्ल और सूरत के साथ में तो और ज्यादा आदमी जो है वो उसके साथ छाप छूप लग जाती है कि तो ये तो निहायती इंसान वैसा ही होगा, मतलब तो उसको तो तोड़ने का मैंने मतलब जो है कोई उसका तो आपने विकल्प मेंटेन नहीं है। आपने मेंटेन कैसे किया फिर नहीं, मैंने मेरी जिंदगी मेरे फिर सोच पे जी, अपने लक्ष्य को तय किया और उस पर राज करने की कोशिश करी। उसके अलावा जो है वो मैंने कहा अगर दुनिया का लोड लेने लग गए तो फिर हो गया काम, मतलब वो वाली बात है। और देखिए, मतलब इट इज स्टिल अर्ली इन दी कॉन्वर्सेशन, बट एक बात मैं खुद आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और आपको मैं ये नहीं बता सकता कि आज व्यक्तिगत तौर के ऊपर मेरे लिए कितनी खुशी की बात है। और अक्सर लोग मतलब लोगों से ये पूछते हैं कि भाई हु इज योर इंस्पिरेशन, कौन आपको पसंद है। कोई लोग अन्य अभिनेताओं का नाम लेते हैं, कोई नेताओं का नाम लेते हैं, कोई अन्य कलाकारों का नाम लेते हैं, और लेना चाहिए, मतलब बहुत अच्छी बात है। और कुछ अपने घर वालों का नाम लेते हैं, माता पिताओं का नाम लेते हैं, अपने गुरुओं का नाम लेते हैं, बहुत खुशी की बात है, लेना चाहिए, अच्छी बात है, और ये चीज होनी भी चाहिए। बट आज मैं आपको सही बता रहा हूं कि मेरे प्रेरणा स्रोत जिन लोगों से, जिस संस्था से मैं जो है वो जज्बा लेता हूं, जिनसे मैं प्रेरणा लेता हूं, आज वो मेरे सामने बैठे हैं। मतलब इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए नहीं हो सकती, क्योंकि जब लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हु इज योर इंस्पिरेशन, तो मैं कहता हूं कि भाई हमारे आर्म फोर्सेस जो हैं, उससे बढ़कर हम लोगों के लिए कोई इंस्पिरेशन, या मेरे लिए उससे बढ़कर कोई इंस्पिरेशन हो ही नहीं सकता। और आज आप सोचो कि मैं मेरी इंस्पिरेशन से बात कर रहा हूं, मतलब तो मेरे लिए Thank इतनी you, अच्छी thank you बात है। so मतलब much. जिन लोगों ने जंग के अंदर गोलियां खाई हैं, मतलब आप सोचो, जिन लोगों के किस्से या तो सिर्फ हम लोगों ने न्यूज़ चैनल्स पे, किताबों में, अन्य दूसरे लोगों से, क्योंकि फौज से मेरा काफ़ी जुड़ाव है, लगाव है, और काफ़ी अरसों से है, तो किस्से और से जो है वो सुने हुए हैं। और आज देखिए आप दोनों लोगों को सामने मतलब रूबरू बैठे हुए बात कर रहा हूँ, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी खुशी है। मतलब दिस इज एब्सोल्युटली अ प्लेजर एंड एन ऑनर टू बी स्पीकिंग टू माय इंस्पिरेशन। Thank you so एंड much. मैं ये कहूँगा यहाँ पर कि हम इस चीज़ को भी आगे कवर करेंगे कि जैसे आपने बताया, उसी तरह से फौज भी इंस्पिरेशन लेती है मेवाड़ से। तो बहुत सारे किस्से हैं जिसको बिल्कुल, आगे अभी हम कवर बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। इनफैक्ट थैंक यू सो मच, ये आपका बड़प्पन है जो आपने इंस्पिरेशन वाली नहीं नहीं, बात की सच्चाई है बस सर, सच्चाई है। मतलब इसमें कोई, आप लोगों के अंदर अनुशासन देख लो, आप लोगों के अंदर जज्बा देख लो। मतलब जो हमने, आपने जैसे कहा कि हमारे इतिहास में लिखा है कि जहाँ मौत को सस्ता और स्वाभिमान को महंगा कर रखा है, उसके आज चलते फिरते दूत जो है वो मेरे सामने बैठे हैं। मतलब इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। मतलब कि मौत है तो आने दो उसको। मतलब आज की तारीख में उन लोगों से बात कर रहे हैं, उससे बड़ा तो और कुछ नहीं हो सकता ना, इंसान की जान से ऊपर और कुछ नहीं हो सकता। और जब मैं खास तौर पे आप लोगों से बात करता हूं, तो मैं आप लोगों को दूसरे पायदान पे मानता हूं। मैं आपसे पहले अपना सर आपके माँ बाप को झुकाता हूं मैं, क्योंकि अगर आप लोग चाहते तो और कोई भी चीज ढूंढ सकते थे, कर सकते थे, यस, पर वो दिल एक माँ का और एक पिता या बाप का अपने बेटे या बेटी को फौज में या एक जंग के मैदान में जाने देने की इजाजत, मैं मतलब इस बात को कहते हुए मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इससे बड़ी और कोई चीज नहीं हो सकती। मतलब जितना बौना शब्द है, जितना आपके माँ बाप का, आपके माता पिताओं का हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करें ना, उतना मतलब कम है। ये देश मतलब ऋणी है उन माता पिताओं का जिन लोगों ने ऐसे पुत्र और पुत्रों को जो है वो पैदा कर सेना के अंदर जो है वो भेजने की अनुमति दी। कौन चाहेगा अपने लाडले को या लाडली को कि नहीं तुम जाओ भाई, तुम्हारी जिंदगी के साथ कल कुछ भी हो सकता है, कोई बात नहीं। तो मतलब ये चीज इस देश को, इन युवाओं को और सब लोगों को उसको समझने की आवश्यकता है, उसको कदर करने की आवश्यकता है कि आज अगर हम लोग जो हैं वो रात को कहते हैं ना, किस किस का गम कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। वो जो है वो मतलब हम लोग जो वो चैन की नींद निकाल रहे हैं ना, मुंह ढक कर सो रहे हैं ना, तो वो आप लोगों की बदौलत है।
और कितने लोग सुबह उठते हैं या रात को सोने से पहले एक बार ऊपर देखकर हाथ जोड़कर अपने ईश्वर से, अपने परमेश्वर से इस चीज का धन्यवाद करते हैं और आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि भाई उन लोगों को सुरक्षित रखना जिनकी बदौलत हम सुरक्षित हैं। ये हमारे आवाम को समझने की जरूरत है। इट इज नॉट कि कुछ लोग जो है वो कह देते हैं मैं दूसरे दिशाओं में जाना नहीं चाहता, ना दिशा में, ना दशा में, ना उस जगह में, ना उस सोच में। पर हाँ, जो लोग जुड़ रहे हैं आज, उन लोगों को जब कभी भी कहीं पर भी एक वो फौजी को देखते हैं ना, और मतलब एक बार क्या हुआ कि हम लोग कहीं चल रहे थे सिविल कपड़ों में ही, एक कोई दूसरे साहब भी चल रहे थे, तो उनको मैंने जय हिंद बोल दिया। तो मेरे बास वाले ने पूछा कि भाई जानते हो क्या? तो मैंने कहा हाँ। तो बोले कैसे? तो मैंने कहा अभी मिला ना मैं उनसे। तो जब एक फौजी चलता है ना, तो उसकी खुशबू और उसकी चाल और उसका तौर और उसका तरीका और उसका ढंग बताता है कि मैं देश की सेवा करता हूँ। ये पहचानने की जरूरत है। श्री जी, आपसे पूछना चाहूँगा, अभी आपने बताया कि आप उन माता पिता के लिए बहुत ही सम्मान रखते हैं। आपके अगर पुत्र या पुत्री, अभी तो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, अगर वो उनमें से कोई जाना चाहेगा तो आप हाँ करेंगे या नहीं? ये सवाल आप गलत व्यक्ति से पूछ रहे हो। मुझे पता है, मैं उन तीनों को बट बुला मैं देता हूँ। लोगों को भी सुनाना चाहता मैं हूँ। उन तीनों को बुला लेता हूँ। मेरे मुंह जबानी क्या सुनना, मतलब मैं उन तीनों को बुलाता हूँ, उनसे आप पूछो कि मैं उनसे क्या कहता हूँ और उनको क्या दिखाता हूँ और मैं उनको क्या बताता हूँ। मैं मेरे मुंह से बोलूंगा अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, इनफैक्ट मैंने खुद सुन रखा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप 9 ग्रेनेडियर्स के साथ में तो एज अ फैमिली आप हमेशा से एसोसिएटेड रहे हैं। जी। अभी आप राजपूत रेजिमेंट और राजपूताना राइफल्स। राइफल्स के साथ में भी एसोसिएटेड हैं। और जब आपने अपना कैरियर शुरू किया था तब आपने 3 महीने नहीं, सॉरी, 45 डेज का लाइन अटैचमेंट भी कर रखा है ये 9 आपने ग्रेनेडियर्स के साथ में। मैं तब का किस्सा सुनना चाहता हूँ। और लाइन अटैचमेंट हम दोनों को तो बहुत अच्छे से पता है और आपको भी पता है। तो जब पता है तो राज को राज रहने दो, उसको क्यों हम जो है वो बच्चों पे रहते हैं हम। नहीं, तब का हम जानना हम चाहेंगे। वो जानना चाहेंगे कि जब आप पहले दिन गए तो आपको, जब 9 ग्रेनेडियर पहुंचे तो आपको क्या उम्मीद थी कि आप ऑफिसर मैच जाएंगे या लाइन में जाएंगे, और किस तरह से आपका स्वागत हुआ? मेरी उम्मीद मायने नहीं रखती है, सोच ये मायने रखती है कि उन लोगों को ये लगा कि मैं यहाँ से 15 मिनट में 9 तो 11 हो जाऊंगा। हुआ ये कि मैं वहां रहकर कुछ और लोगों के होश और दिल दिमाग को अच्छी तरह से खोल के वापस आया, तो वो मुझे अच्छा लगा। और मैंने उनको कहा कि काश मुझे ये बात थोड़ी पहले पता पड़ जाती कि मेरे बारे में आपने इतना अच्छा और इतना ऊंचा सोच रखा है, तो मैं थोड़ा और जज्बे के साथ में काम करता। मैंने कहा कि ये मेवाड़ की फितरत में नहीं है। मतलब अब वही आपने कहा ना, वो एक्सेस बैगेज वाली बात है कि अगर इस परिवार से कोई आ रहा है तो उसको तो निहायती शराबी होना जरूरी है, उसको घमंडी होना जरूरी है, वो सीधे मुंह किसी से बात नहीं कर सकेगा, जमीन के ऊपर पैर शायद नहीं पड़ेंगे, वो लेविटेट होकर चलते हैं ना, मतलब वैसे आदमी चलेगा। और ये सारे हम लोगों की किताबों ने, 80 के दशक की फिल्मों ने इस चीज को अच्छी तरीके से ठोक बजा के इन बातों को करा है कि मतलब कोई भी आदमी अगर इस स्वरूप में हो, इस घर से हो, तो वो अच्छा काम तो कर ही नहीं सकता। बड़ी गाड़ियां, बड़ी बंगले जो है वो तो विलेन के पास ही हो सकती है। तो ये एक ऐसा नैरेटिव जो है वो लोगों के अंदर सेट हो चुका। और अनफॉर्चुनेटली जो मेरे फौजी भाई जो वहां पर थे, उनके दिल दिमाग में भी वो बात थी। पर खुशी की बात यह है कि आज उन लोगों के साथ में ऐसे एक परिवार का रिश्ता बनाकर वापस आए। इतनी गलतफहमियां जो उनके दिल दिमाग में थी कि जिनको मैं अच्छी तरीके से जो है बिना जाने जो है उनको दुरुस्त करके मैं जो है वो आ सका। तभी कहते हैं ना कि नियत जिसकी अच्छी है किस्मत उसकी दासी है, कर्म जिसके अच्छे हैं उसके घर में मथुरा काशी है। तो वो वाली बात थी। और इतना अच्छी तरीके से घुल मिलकर जो है, और कहीं ना कहीं वो बात समझ में आई कि वो जरूर एक क्या कहते हैं, वर्दी के अंदर जो है वो मौजूद है। हमारा खून हमारी वर्दी है। तो कतरा कतरा जो है वो इस बात को चीखता है कि हम भी देश की सेवा के लिए जो है वो खड़े हैं। बेशक एक वर्दी में नहीं है, एक यूनिफॉर्म में नहीं है, पर हम भी उतने ही सैनिक हैं देश के, जो कम से कम हमारी आत्मा में तो हम इस चीज को मानते हैं। और कोशिश भी यही करते हैं कि आज की इस 21वीं सदी के अंदर उसी पद चिन्हों पर, जिस पद चिन्हों पर हमारे पुरखे चले, उसी पर चाहे एक कदम भी सही, पर उसको चलने का प्रयास करते हैं। बट उस समय का कोई किस्सा आपको याद हो? नहीं, किस्से तो बहुत हैं। अब उसका एक किस्सा तो यह है कि सुबह 4 बजे उस्ताद उठाने आए तो बुखार आया हुआ था। और ये मैं मेरे मतलब जीवन में ये सोच जो है ना, मैं साथ में, इसीलिए मैं कहता हूँ वाहे दी इंस्पिरेशन, मतलब क्यों ये प्रेरणा बनती है, इन चीजों की वजह से। इनको शब्दों में, उदाहरणों में पिरोने की कोशिश करते ना, वो आता ही नहीं। पर ऐसे जब चीजें हो जाती है, मतलब तब
आपको महसूस होता है कि वो रियलिटी चेक कहते हैं ना Yes, उसको, कई बार वो सारी चीजें फ्लैश कर जाती है सामने। तो वही तो सुबह सुबह उठा, उस टाइम पे तक मैं भी थोड़ा सा होशियार और अकलमंद हो गया था, तो मैं मेरी नेकर में, टी शर्ट में एक मोजा लगा के सोया करता था, क्योंकि 4 बजे 4:30 बजे अगर उठना है तो वो उस्ताद आए, पैर पकड़ा और खींचने उठाने की, तो फिर अचानक पूछा कि भाई शरीर गर्म हो रहा है, बुखार आ रहा है क्या? तो मैंने कहा हाँ। तो मतलब अगला जुमला आप सुनो, अगला सेंटेंस, अगली लाइन, अगली सोच आप सुनो। तो उन्होंने कहा बुखार आ रहा है, शरीर गर्म हो रहा है। मैंने कहा हाँ। तो बोला कि मर तो नहीं रहे हो ना? तो मैंने कहा नहीं। तो चलो। मतलब आप देखिए, मतलब सारी चीज का इलाज ये है कि हाँ 10-12 किलोमीटर दौड़ के आते हैं, अभी बुखार भी गायब उतर हो जाएगा, जाएगा। बिल्कुल। और वही हुआ। आप देखिए मतलब कितनी अच्छी, मतलब ये छोटी छोटी सादगी भरी चीजें, मतलब इंसान की, और ये चीजें और कहीं देखने को या इनका स्वाद लेने को नहीं मिलती, तभी कहते हैं कहीं नहीं ना। मिल सकती। हाँ। तो वो ऐसी ऐसी कई खूब सारी चीजें हुई, और उन लोगों को भी लगा कि ये कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जब कर पाए तो और भी खुशी हुई, पर ये उस चीज को मैं पकड़ नहीं पाया आखिरी तक। लंगर का स्वाद कैसा था? शानदार। क्योंकि उस समय पे खाना ही मिल जाए, मतलब उससे और कोई बेहतरीन चीज कुछ नहीं भी हो बनाओ सकती। अच्छा लगता हाँ, कुछ होगा। भी बनाओ अच्छा लगे। वो कहते हैं ना, मतलब मेरे करीबी मित्र हैं, उनकी एक लाइन है कि फीड देम हंग्री एंड फीड देम हॉट। या तो उसके अंदर तो जो था, मतलब उस समय पे तो भूख का तो कोई पूरा इंतजाम कर रखा था, और खाना कैसा भी हो गर्म ही लगता था। तो कोई बिल्कुल। तकलीफ वाली बात ही नहीं थी। सबसे अच्छी ट्रेनिंग का क्या चीज लगा आपको? सबसे अच्छी चीज? कॉमराडरी, मतलब अमंग्स्ट एवरीबॉडी, बिल्कुल। मतलब फेलो कॉलीग्स के साथ में एक जो, मतलब बॉन्ड जिसको कहते हैं, मतलब जो एक रिश्ते को समझना अगर चाहते हो कि व्हाट इट मीन्स टू गो अबव एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी का स्वाद क्या होता है, तो वो समझ में आया कि लोग कैसे वहां पर एक दूसरे के साथ में। कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट? नहीं, इंसिडेंसेस तो कई थे जो इन चीजों को लेकर अपने को वहां तक उन्होंने, मतलब जो है वो पहुंचाया। जैसे मैंने आपको ये बताया, मतलब एक रिश्ता ऐसा बन जाता है कि यू स्टार्ट फीलिंग सेफ। यस, मतलब एक जैसे एक माँ और बेटे का, माँ बेटी का, या पिता पुत्री का एक रिश्ता बन जाता है जो डिफाइंड नहीं होता है, बट यू नो कि दैट इज योर सेफ जोन, एंड यू थॉट दैट नेवर एवर विल यू फील दिस समवेयर एल्स, कि बस ये वहीं तक सीमित है। पर जिन लोगों ने इन चीजों का तजुर्बा नहीं लिया, स्वाद नहीं देखा, ना समझा, तो तब वो तक नहीं वो समझ समझ सकते। में नहीं आएगा। Yes. मतलब पर जब आप वहां रहते जी। हो, तो जो एक सीधे तौर के ऊपर जो अपन समझा सकते हैं, कह सकते हैं, वो यही था। मतलब कि आप अपनी रोटी अगले के साथ बांट रहे हो, अगला किसी तीसरे के साथ में बांट रहा है, एंड एवरीबॉडी इज टुगेदर। मैं Yes. ये समझने के लिए कि आप जाकर के यूनिट में वैसे भी रह सकते थे, ऑफिसर मेस में भी रह सकते थे, बट लाइन अटैचमेंट मतलब जवानों के साथ में रखना, बैरक्स में कोई आपको सॉर्ट आउट करना चाहता था, आपके फादर? आपने कोई बदमाशी की थी? मुझे अब ऐसा लग रहा है, मुझे अब ऐसा आप शायद मुझे, ऑस्ट्रेलिया से आए थे उसके बाद। बिल्कुल, मेरे को मतलब 2-3 साल हुए थे आए हुए को। तो और देखिए, मतलब इसमें कोई शक की बात नहीं थी कि मतलब दैट इज वन ऑफ माय रिग्रेट्स इन लाइफ, कि दैट आई वाज नेवर एबल टू जॉइन द आर्मी। मतलब ये एक, मतलब लोग पूछते हैं कि भाई व्हाट इज द वन रिग्रेट, मतलब आई रियली वांटेड टू बी इन द आर्मी, तो वो चीज नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं ये सबसे एक ऐसा करीबी वाला एक एसोसिएशन या रिश्ता जिसको कह लीजिए। और सॉर्ट आउट वो हो सर कि जब आपके दिमाग में सोच दूसरी हो, पर जब जिस किसी को उसके अंदर स्वाद आ रहा हो, तो फिर वो सॉर्ट आउट वाला लगता नहीं है। मतलब वो, और वो बल्कि सॉर्ट आउट सामने वालों को लग सकता है कि भाई ये ऐसा इसके साथ हो रहा है या हम करना चाहते हैं, बट व्हेन यू आर देयर, यू आर एंजॉयिंग इट, यू आर टेकिंग थिंग्स इन योर स्ट्राइड, यू आर लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम अ वेरी कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, कैन डू एटीट्यूड, तो आने दो। मतलब अब उसके अलावा वहां पर उसके बाद तो और कुछ होना नहीं है। करना है जो मुझे करना है, और अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा रखना है, और साथ में आपके ऐसे लोग हैं जिसके ऊपर आपको अटूट विश्वास है कि वो कुछ होने नहीं देंगे, तो फिर किस चीज की चिंता। आपको श्री जी कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे जो पूर्वज थे, अगर मैं राणा कुंभा, राणा सांबा, दैन महाराणा प्रताप, उनके बारे में बात करूं, कि उन्होंने उस समय पर उतने युद्ध करे,
उतनी उस स्वतंत्रता, स्वाभिमान के लिए पूरा मेवाड़ को जाना जाता है कि अभी यार आज के समय में तो वो कुछ ऐसा रहा ही नहीं। तो कभी वो फीलिंग आई क्या कि पूर्वजों ने जिस तरह का वैसा किया था, शायद अगर मैं पहले, आज से पहले कभी होता और उस समय का होता तो ज़्यादा अच्छा होता? नहीं, देखिए सर, अच्छा सवाल है। मैं ये मानता हूं कि जिस वक्त जिस चीज को कुदरत ने और ईश्वर ने तय किया है, मतलब चुनौतियां तब और चुनौतियां आज की दोनों सामने हैं। और कहीं ना कोई हम लोग इन चीजों से प्रेरणा तो लेते ही हैं, पर एक एज अ फिक्शनल या एक काल्पनिक तौर के ऊपर अगर अपन सोचे कि हाँ काश क्या ये हो सकता या वो हो सकता, तो मतलब उस दुनिया के अंदर आदमी डूबता ही है और या अपनी अपनी मंजिल बनाता है। पर मैं ये भी मानूंगा कि आज जिस दौर के अंदर से हम गुजर रहे हैं, वो अपने आप में ईश्वर ने अगर आज तय किया कि भाई इस समय पे, इस स्थान पे अगर आज मुझे होना है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मतलब आज आप देखें कि मतलब भारत देश के अंदर पैदा होना एक भाग्य की बात होती है, बिल्कुल। मेवाड़ कुल के अंदर पैदा होना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। तो मैं उस चीज को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, कभी कभी कई बार इन चीजों के ऊपर जाकर बैठकर चर्चाएं होती है, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। पर हाँ, वो एक हबाब है, मतलब वो एक बबल है। तो आज के लिए, आपके लिए और मेवाड़ के लिए स्वतंत्रता और स्वाभिमान क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग बखूबी वाकिफ होंगे, पर आपके माध्यम से, आपके जरिए से लोगों को भी ये बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता शब्द को देने वाले व्यक्ति जी की तस्वीर जो है वो आपके पीछे लगी हुई यस। है। वो स्वतंत्रता शब्द जो है वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने दिया। चाहते तो हम भी हमारा मतलब स्वाभिमान खूंटे पे टांग सकते थे, क्या जाता है? बिल्कुल। अन्य लोगों ने किया ही ना। अपने स्वाभिमान का, अपनी आत्मा का, अपने घर का सौदा लोगों ने किया ही ना। बिल्कुल। हम लोगों को वो गवारा जो था वो नहीं था कि नहीं, हमारा स्वाभिमान हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और देखिए, मैं और आप मिलकर मेवाड़ की तारीफ करें तो ये स्वाभाविक है। जी। अपन तीनों मिलकर जितना ढोल पीटेंगे उतना कम है। पर कभी आप दुश्मन को ढोल पीटते हुए सुनेंगे क्या? दुश्मन भला अपनी तारीफ क्यों करने लगा? तो मैं आपको दुश्मन के मुंह से बताता हूं। मेवाड़ स्थान, जगह, इंसान ऐसा है जिसको केवल मतलब हम लोग, एक ये भाव है जिसको मतलब संपूर्ण तरीके से समझने की आवश्यकता है। यहाँ के इंसानों ने तो अपने नाम सुनहरे अक्षरों के अंदर लिखा ही, ये कोई नई बात नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स हैव गॉट देयर नेम्स एच्ड इन यस। द गोल्डन लेटर। यहाँ के पशुओं तक ने भी अपने नामों को जो है वो सुनहरे अक्षरों के अंदर लिखवाया है। तो वो कहते हैं ना, मतलब पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की बहुत ही अच्छी और उम्दा दो पंक्तियां हैं कि पुरखों की आन निभाना ही मेवाड़ भूमि की पूंजी है, ये वो धरती है जहां चेतक की टापे गूंजी। यस। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अन्य कोई दूसरे शासक के पशु का नाम बताओ। अभी अपन खंगालेंगे दिमाग को, मन को टटोलेंगे, आत्मा को, कोई पशु दूसरा नाम दिमाग में नहीं आएगा। पर मैं पूछूंगा, महाराणा प्रताप के वो सबको पता है, हम बिल्कुल। जिसके ऊपर गौरव करते हैं, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पर, वो किस पे करते थे? एक सेकंड के अंदर लोग बोलेंगे चेतक। अच्छा, अब अपन आ जाते हैं कट 2 पार्ट 2 पे। उनका एक साथी और था जो कम चर्चित है, जिनको कम जानते हैं, जिनकी कम चर्चा होती है, और वो था उनका हाथी। उसका नाम था राम प्रसाद। ओके। उसको दुश्मनों ने कैद कर लिया। आपने सवाल पूछा ना, हाँ, स्वाभिमान और बिल्कुल। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मायना क्या होता है। और आप दोनों से बेहतर बखूबी इस चीज को समझने के लिए भी मेरे को नहीं लगता है कि कोई और है। तो इस वजह से इस बात को बताने में, इस हकीकत को बयान करने में, लोग अक्सर वो वर्ड यूज करते हैं स्टोरी। मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं कोई फिक्शनल, काल्पनिक, कोई या फैंटेसी नहीं बता रहा हूं। ये सच्चाई है। दिस इज द ट्रूथ। दिस इज अ जर्नी दैट वाज एक्चुअली लिव्ड बाय रियल पीपल एंड रियल बीइंग्स। जी। ये समझने की जरूरत है कि हमने कोई किताब नहीं खोली जिसके अंदर किसी एक राइटर ने कोई फैंटेसी से बनाई हुई कहानी नहीं लिखी हुई है। तो जब राम प्रसाद कैद हो गया और वो दुश्मन के खेमे में चला गया, तो उधर तो उत्सव बन गया कि महाराणा प्रताप के एक बहुत बड़े साथी को हम लोगों ने जो है वो कैद करके और हमारे खेमे में उसको लिया है, राम प्रसाद को, उनके हाथी को। तो जश्न की बात है, आप लोग समझ सकते हैं इस चीज को। राम प्रसाद को कैद तो कर लिया, 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। अब आप राम प्रसाद का मतलब स्वाभिमान और उसकी निष्ठा को आप देखो। उसने दुश्मन खेमे के अंदर दाना तो क्या, एक बूंद पानी नहीं पिया। ठीक है सर?
उसने त्याग कर दिया खाने का और पानी का, दोनों चीजें उसने छोड़ दी। जो सैनिक बाहर खड़े हुए थे उसकी पहरेदारी करने के लिए, जो मुगल सैनिक थे जो उसको कैद में रखे हुए थे, वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि देखो अपन ने इसको पकड़ लिया है, महाराणा प्रताप दुश्मन के हाथी को और पशु को हमने कैद करके रखा हुआ है, हमारे पास है ये, तो कितनी खुशी की बात है। और ये तो वही उन्हीं के दुश्मन खेमे का दूसरा सैनिक उसको बोल रहा है कि तुमने इसको तो कैद कर लिया है, पर इसकी आत्मा को, इसके दिल शरीर को, को इसके लेके आए दिमाग को, इसको, इसके शरीर को लेकर आए हो। तो उन्होंने कहा तुम उस मेवाड़ से क्या लड़ोगे जिसने मौत को सस्ता और स्वाभिमान को महंगा कर रखा है। इसे कहते हैं कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान का मायना क्या। वो राम प्रसाद से इससे बड़ी प्रेरणा जो है वो हमको नहीं मिलती, चेतक से बड़ी प्रेरणा नहीं मिलती। इंसानों की तो मैं आपको मतलब ढेरी लगाकर सुना सकता हूँ, बिल्कुल। हकीकत के जो किस्से जो हुए हैं, बट ऐसे उदाहरण हम कहाँ से लाएंगे जहाँ हाथी भी ये मानता है कि भाई मेरा स्वामी जो है उसको गुलामी पसंद नहीं है, तो मैं दुश्मन खेमे के अंदर हूँ, तो यहाँ का आब और दाना पानी और खाना मैं कैसे खा सकता हूँ। और मतलब उसने हंसते हंसते सर्वोच्च बलिदान अपनी जो है वो जान को त्याग कर उसने उस समय के देश और अपनी स्वतंत्रता के लिए, देश के लिए और मेवाड़ के लिए जो है वो दिया। ये मायना है क्या कहते हैं मेवाड़ के स्वाभिमान का और स्वतंत्रता का। तब मैं पंडित नरेंद्र मिश्र की पंक्तियां कहता हूं कि आंधी तूफानों में मेवाड़ ने कभी रुकना नहीं सीखा, लाखों नंगी तलवारों के सामने झुकना नहीं सीखा, शीश कटने के बाद भी धड़ यहां लड़ा करते हैं, मेवाड़ ने कभी बिकना नहीं सीखा। वाह, ये है स्वतंत्रता और सच है। स्वाभिमान की मेवाड़ की दास्तान। अमेजिंग अमेजिंग। और यहीं पर अगर मैं इसी को थोड़ा सा और कंटिन्यू करूं कि इसको आप किस तरह से सोच रहे हैं कि बिकॉज अब वो जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि इसको आगे किस तरह से ले जाएंगे। देखिए तब की चुनौतियां और अलग आज थी। की चुनौतियों में जमीन आसमान का फर्क आ गया। आज आप गुलाम बनना बच रहे हो तकनीक से, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। आज की तारीख में कोई मोबाइल उठाकर आज हम उसकी गुलामी कर रहे हैं, तो हमको उन चीजों से बचना है। समस्या वही है, तौर तरीके बदल चुके हैं या कि आज हम मतलब बिना मोबाइल के, बिना लैपटॉप के, बिना इसके चल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अरे हमको कुछ देखना है। तो ये चीजों को हम लोग कब समझेंगे, कैसे समझेंगे? और ये रोजमर्रे का काम है कि आज की तारीख में बच्चों को, युवाओं को और अपने को एक असली जिंदगी जीनी है, ऐसे बैठकर बात करनी है। आखिरी कब लोग ऐसे बैठकर बात कर रहे थे? और अगर ऐसे बैठे भी थे तो इस मुद्रा में तो नीचे थे सिर। हाँ, तो ये एक चुनौती है आज की तारीख में। मैं 3 खूबसूरत जिंदगियां इस दुनिया के अंदर लाया हूं, तो उसकी जिम्मेदारी मेरे पर है। उनको दिशा दशा दिखाने का काम मेरा है, उनको बताने का काम मेरा है। उनको इस चीज के अधीन गुलाम होना मतलब देखना या नहीं होने देना, उसकी जिम्मेदारी अपनी है, समाज की है। वो समझना हम लोगों को जरूरी है। और मैंने उन लोगों को, बच्चों को, तीनों को ये बताया। मैंने कहा तुम्हारे बाप का जो किताबों के साथ में रिश्ता है वो एक डॉक्टर का भी नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर तो बहुत पढ़ाई करते हैं। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा उन लोगों ने भी किताबों से इतना अच्छा और करीबी का रिश्ता नहीं रखा। हमारे फैमिली डॉक्टर भी वहीं बैठे हुए थे, तो उन्होंने भी मेरे से पूछा कैसे, क्योंकि सब जानते हैं कि मेरा पढ़ाई लिखाई से वास्ता क्या है। तो उन्होंने कहा ये तो हम भी जानना चाहेंगे। मैंने कहा कि मैं किताबों को चेहरे पे ढक के रख के सोया हूं। मैंने कहा पन्ने पन्नों की खुशबू मुझे मालूम है। मैंने कहा तुम यही काम तुम्हारे लैपटॉप पे और मोबाइल पे करके बताओ कि तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे चेहरे पे रख के सो के बताओ मेरे को तुम। तब कहते हैं ना कि सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी। जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। वो जिंदगी को जीने की जरूरत है, इनके साथ बैठने की जरूरत है। अब जैसे कल ही हम लोग बैठे हुए थे, तो हम सब लोगों ने मिलकर खाना बनाया। किसी ने भी जो है वो घंटे घंटों तक जो है वो फोन के बारे में ना देखा, ना पूछा, ना कुछ। घर वाले बैठे हुए थे, रिश्तेदार बैठे हुए थे, दोस्त बैठे हुए थे, लोग आए हुए थे और खाना बना रहे थे। तो ये एक जो जिंदगी है, ये जिम्मेदारी है सबसे पहले आज की तारीख के अंदर कि एक समाज को आगे बढ़ाना है, समाज को शिक्षित करना है। तो ये काम करना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो एक खूबसूरत सोच है जिसको आज हम इस 21वीं सदी के अंदर आगे लेकर बढ़ रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि मेवाड़ बखूबी इस काम को आज से 25 वर्ष पहले नहीं, 50 वर्ष पहले नहीं, 75 वर्ष पहले नहीं, 100 वर्ष पहले नहीं, 125 साल पहले नहीं, 150 साल पहले नहीं, 150 साल से अधिक 1864 के अंदर पहली बालिका पाठशाला शंभू सिंह जी के नाम से उदयपुर के अंदर खोली गई थी, जिसको आज भी हम निरंतर चला रहे हैं और मदद कर रहे हैं।
300 से 400 बच्चियां वहां पढ़ रही है, जिसका महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन उनका ख्याल रख रहा है। तो उस जिम्मेदारी को आज की तारीख में 21वीं सदी में क्वांटिफाइबल तरीके से, मेजरेबल तरीके से, ठोस कदमों के माध्यम से उसको आज हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये इन चीजों को काम करने का एक स्वाद है, चाहे वो हमारे घर के अंदर हो चार दीवारी में, चाहे वो शहर में हो, समाज में हो, प्रदेश में हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए। कहते हैं ना कि इंसान इस दुनिया की पहली इकाई है। इंसान से घर बनता है, घर से गली बनती है, गली से मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से शहर बनता है, शहर से प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है और देश से दुनिया बनती है। वो दुनिया हमको बनानी है और उसका रास्ता शिक्षा से होके गुजरता है, गुणों से बिल्कुल। होके गुजरता है। तो वो चीज जब तक जिंदा रहेगी, वो जब तक माँ बाप उन चीजों के बारे में अपनी तरीके से अटल रहेंगे और अड़ीग रहेंगे कि नहीं भाई हमको इस चीज को करना है और स्वयं एक उदाहरण बनेंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं हम पहुंचेंगे। तो वो जिम्मेदारी का प्रयास करते हैं, प्रतिदिन 365 दिन उसके ऊपर कार्य करें। इंसान है, पर हाँ जितना हो सकता है, जहां तक हो सकता है वो देखेंगे और वो सीखेंगे। हमने हमारे घर वालों से ये किया, क्योंकि हमारे पिताजी तो बड़े पिताजी किस्म के पिताजी Yes. थे। आप उनकी नजरों में क्या देख लो। क्या होता है ये पिताजी किस्म के पिताजी? हम सब दोनों पिताजी हैं। नहीं, पर और कुछ नहीं करना, आप अपने पिताजी का स्वरूप देख लो, आंख में डालकर देख लो। वो नहीं क्या आंख डालकर देख रहा है, आप नीचे कर लो, अरे मेरी आंख में डाल के बात कर। तो अब मतलब जो है ये है उनका मतलब, अगर अपन स्वरूप आप सीधा देख लो, अब आप वैसे ही जाते हो अपने पिताजी के सामने जाते हो, वैसे ही आदमी का सर नीचे हो जाता है। क्या किसकी हिम्मत, किसकी बिसात की अपने बाप की आंख में आंख डाल ले? जी। तो वैसे ही आप चाहते हो, हाथ पीछे हो जाते हैं, सामने हो जाते हैं, आप नीचे। वो कहते हैं मेरे से देख के बात कर। अब पहले 30 सेकंड 1 मिनट तो वो सरी ऊंचा नहीं होता है। अरे तेरे को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मेरी आंख में डाल के बात कर। अब आप हल्की सी जो सर तो नीचे रहता है, आप आंख ऊंची करते हो, सर ऊंचा कर। आप सर ऊंचा, मेरी आंख में डाल के बात कर रहा है, आप करो क्या? तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें जो रह जाती है, ये सिखलाई जो रह जाती है। मुद्दे की बात यह है साहब कि हमने हमारे माता पिताओं से सीखा। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि एक दिन ऐसा नहीं था जहां कभी उन लोगों ने हमको बिठाया हो या मुझे बिठाया और कहा हो कि ऐसा करना है और ऐसा करना है और ये करना है और ये करना है। सवाल ही पैदा नहीं हो, वो बिठा दें और कह दें, इम्पॉसिबल। और अगर आप हकीकत में पूछो ना, ऑन सीरियस नोट, किताबें ही 2 पढ़ी साहब, एक माँ के नाम की और एक पिता के नाम की, चलती फिरती ऑडियो बुक्स थी। लोग आज पता नहीं कहाँ अपनी माथे को फोड़ रहे हैं कि हम ऑडियो बुक सुनते हैं, इसको लगा लेते हैं। चलते फिरते अपने माँ बाप को देख लो यार, अपने आप में वो मिसाल है। बिल्कुल। तो हमने तो घर वालों से ये अब पिताजी मतलब वो एक और आपको ये अगेन अनदर एग्जांपल, आप लोग रिलेट करेंगे इन चीजों से। आप फौजी मतलब कह रहे हो ना कि वहां जाकर ऐसा कोई, वो तो हमारे घर में ही हाल वो था। मतलब फौज के कानून तो फिर भी थोड़े से मेरे को ठीक लगे, वो तो फिर भी लीनियंट लगे। यहाँ पे मतलब जो है आप सोच लो, मतलब आपके अफसर साहिबान और आप लोगों का, अगर आप कुछ ऐसे उदाहरणों को देखेंगे तो वो आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। अब पिताजी के साथ में कहीं कोई कार्य होता था, जाना होता था, कोई चीज होती थी, तो नियमित समय के ऊपर जाने का काम है कि हाँ 7 बजे जाना है तो अपन 7 बजे चले जाएंगे। अब वो इंसान ऐसा था कि 7 बजे का टाइम है तो 7 में 10 कम पे तो वो आदमी खुद पहुंच जावे। और अगर आप गलती से जो है वो 7 बजे या 7 बज के 1-2 मिनट में पहुंच, हाँ तुम बिजी आदमी हो, बहुत काम है, हम फ्री हैं। अब आप उस समय पे यही सोचते हो कि ये धरती फटे मैं समझ रहा हूँ। और मैं अंदर जाऊं उसके अंदर। अब उसका क्या मतलब मायना क्या निकला कि भाई इफ यू आर ऑन टाइम यू आर लेट, इफ यू आर 5 मिनट्स बिफोर टाइम देन यू आर स्टिल ओके, and if you are 10 minutes before time or 15 minutes before time then you are on time. You are on time. तो ये आज की तारीख के अंदर हम लोगों को लोगों के वक्त के बारे में इन चीजों की कदर करना जरूरी है। लोग देख ही नहीं रहे इन चीजों को। एक दौर ऐसा था जब घड़ियां किसी के पास नहीं थी पर वक्त सबके पास था। Yes. आज वक्त ऐसा है कि सबके पास घड़ियां हैं, वक्त किसी के पास नहीं है। अब कहते हैं ना कि वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। वाह। ये एक सोचने वाली बात है। आज की युवा पीढ़ी को ये शिक्षा का हमारा एक हिस्सा है, ये हमारे को समझने की जरूरत है। सामने वाला आए ना आए, वो कुछ करे ना करे, आपकी किसी से बात हुई, आपने वक्त की जबान दी किसी को, किसी ने आपसे ली, आप पहुंच जाए, आप अपना कर्म करो ना। तो ये चीजें हम लोगों ने हमारे घर वालों से सीखी। तो ये कोशिश करते हैं कि आज हम यही गुणों को जो है अपने बच्चों के अंदर वही उदाहरण बना, हालांकि बहुत दूर है,
मैं अगर ये कहूं कि नहीं हम लोग हमारे पिताजी से जो है वो चल रहे, कोसों दूर है साहब। सब कुछ पालता हूं मैं, बहुत सारी चीजें पालता हूं, गलतफहमी को छोड़ के। हाँ पूछना चाहता था कि आप अपने फादर के साथ जो रिलेशन था, अभी आपके बच्चे के साथ आपका कैसे रिलेशन है? Are you वो the मेरा same kind of father? वो मेरा पिता, मैं दोनों तरफ से पिसा हूँ। मैं वही कह रहा था कि हमारी वो हमारे जनरेशन generation है। का problem है। हाँ, मैं बेटा ही रह गया मतलब। क्योंकि इधर भी पिताजी है और इधर भी एक छोटे बाल स्वरूप में पिताजी है मतलब। और मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, उसकी रील्स ज्यादा पॉपुलर होती है, उसको ज्यादा देखा जाता है, उसकी मासूमियत पर मत जाना। ये हम सब बोल सकते हैं साथ में। इनफैक्ट ये अभी आप कल शाम का बता रहे थे कि आप सब मिल करके खाना बना रहे थे, जी। तो ये मेरी वाइफ ने बोला है आपसे पूछने के लिए कि आपका फेवरेट पास टाइम क्या है? सुना है कि आप खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं, आप टेबल टेनिस भी अच्छा खेलते हैं, क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते हैं। क्रिकेट तो बहुत ही एक्सेप्शनल खेलते हैं जो सुनने को आया, जिसके बारे में हम बात भी करेंगे। आप कॉफ़ी भी बनाते हैं जी, मेरे को लग रहा है वक्त हो रहा है। आप ड्रिंक्स भी बनाते हैं। ड्रिंक भी बनाते हैं और आप एरो मॉडल्स भी फ्लाई करते हैं, रेडी कंट्रोल। Yes. जी, देखिए मैं 4 साल सर ऑस्ट्रेलिया में रहा। मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, आप पढ़ने गए थे वहाँ? मैं ऐसा मेरे घर वालों का मानना है और मैं उसको बिल्कुल भी नहीं उसके अंदर कोई खलल डालना चाहता उस सोच में। पर मैंने एक चीज वहां सीख ली कि व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन लाइफ, मेक श्योर यू लुक बिजी। तो और इस चीज को वापस आप दोनों अच्छी तरह से समझेंगे कि फौज ने भी मेरे को ये अच्छी तरह से सिखाया है। इसके आगे की पूरी करूं कि आप समझ गए? ये फहरिस्त सुनने में मेरे को बहुत अच्छी लगती है। बट नहीं, यू नो इट्स फन एंड गेम्स, इट्स नाइस। अच्छा लगता है कि देखिए मतलब लोग अक्सर पूछते हैं ना आपसे सर कि आपको मंजिल पसंद है कि सफर? जी। और मैं कहता हूं मुझे दोनों ही पसंद नहीं है, मैं दोनों का ही आदमी नहीं हूँ। मैंने कहा ना मुझे मंजिल पसंद ना मुझे सफर पसंद। मैंने कहा मुझे ये बताओ कि मतलब जब मैं सफर कर रहा हूँ मेरे साथ कौन है, और जब मैं मंजिल पर पहुंच जाऊंगा मेरे साथ कौन होगा। मैंने कहा मेरे को उस कंपनी के अंदर मेरे को दिलचस्पी है, उस साथी के अंदर मेरे को दिलचस्पी है, जब मैं उस सफर पर निकलूं या उस मंजिल पर मैं पहुंचूं। मैंने कहा तब मैं तय करूंगा कि मुझे किस सफर पे और किस मंजिल पर मुझे पहुंचना है। ये मात्र एक माध्यम है, मतलब ये सारी वो चीजें हैं जिसका आप आनंद लेते हैं, जिसका आप स्वाद लेते हैं। आज इस उम्र के अंदर, इस दौर के अंदर ये सारे लोग हैं जहां आपका शरीर, आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी सेहत, सारी चीजें आपका इन चीजों को लेकर साथ देती है। वो गोली जब आपने खाई होगी तब आपने भी जो है उस चीज को सोचा होगा, आपके भी दिल दिमाग के अंदर हजारों चीजें जो है वो घूमी होंगी। तो तब इंसान यही सोचता है ना कि आज मेरे साथ कौन है। जी। तो बात उस चीज की है। ये मात्र एक दे आर टूल्स एंड व्हीकल्स ऑफ दिस लवली ब्यूटीफुल इवेंट कॉल्ड लाइफ। तो इन चीजों के अंदर जो है वो गुजरते हैं। हाँ अच्छा है, ये ऐसी चीजें हैं जो लोगों को बांध कर रखती हैं। और ये अच्छा है कि चलो लोग, दोस्त हमारे झूठ बोल देते हैं कि खाना उनको पसंद आ गया। क्योंकि जब एक झूठ बोलता है और सुनने वाला जब झूठ सुनता है और उसको ये पता होता है कि ये झूठ है, तो फिर उसे झूठ माना नहीं जाता है। तो हाँ, ये शौक है। पिताजी को भी बहुत शौक था। लोग कहते हैं ना कि ऑटोमाइजेशन आ गया और आज जो है वो बटन दबाओ तो ये हो जाता है। उनको पता ही नहीं है कि 80 के दशक में ही आ चुका था। पिताजी कहते थे कि उठो और इसको हिलाओ। अब ये वाला मसाला उठाओ, 2 चम्मच इसके डालो। तो मतलब मेरे को आज लोग कह रहे हैं, आज मैंने कहा ऑटोमाइजेशन तो कब से है भाई, तौर तरीका बदल चुका बदल गया होगा। और मजाल की एक कण ज्यादा पड़ जाए। मतलब आज का ऑटोमाइजेशन तो फिर भी गड़बड़ा सकता है, मतलब तब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उस दौर से हम लोग गुजरे हुए हैं, उस समय से निकले हुए हैं। एक वो आनंद रहता था खाने के बारे में, पूरे परिवार को बहुत शौक है और खिलाने का भी उतना ही है कि जितने दोस्त आए, जितने लोग हों, उतनी हंसी होती है, उतने ठहाके होते हैं। उससे अच्छी कोई संगीत, उससे अच्छा कोई मौसीकी जो है वो हो नहीं सकती कि घर के अंदर हंसी की जो गूंज है वो चलती रहे। बच्चों की जो है वो हलचल जो है वो होती रहे, उनकी दौड़ भाग और उनकी चीख और चिल्लाहट उस खुशी की, मतलब उससे बेहतर और कोई चीज। और ये सारी बिल्कुल। चीजें उन चीजों का माध्यम है, बहाना है कि हाँ कि मतलब सब कुछ ठीक है।
तो और यही करने की कोशिश करते हैं। और जब और कुछ नहीं कर रहे होते और ज़्यादा कोई सीरियस काम होना होता है तो मॉन्क्स एंड वॉरियर्स पे आ जाते हैं। ये बहुत अच्छा ये करते बहुत हैं अच्छा है। आप। कोई जब ढंग का काम करना हो तो मैं पूछना चाहूँगा कि जब बच्चे होते हैं तो किसी को पता नहीं होता है कि वो किस घर में है, किस तरह का व्यवहार है, क्या करना है, क्या खेलना है, क्या पहनना है। आपको सबसे पहली बार कब एहसास हुआ या किसने बताया कि भाई आप 1500 साल पुरानी परंपरा को आगे लेके जाने वाले एक परिवार से ताल्लुक़ रखते हो? मैं अभी भी खोज रहा हूँ सर। अगर आप सच पूछो ना तो घर वालों ने ऐसा हाल कर रखा था कि मैं ये देखूं आईने में तो मैं ये भी पूछूं कि मैं कौन हूँ। नहीं, बट ये सर कभी ऐसी चीज कभी रही नहीं। मतलब मैंने जैसे कि पहले कहा आपको ईमानदारी से कि मतलब फादर वाज अ ट्रू एग्जाम्पल। मतलब देयर वाज नो क्वेश्चन, काम करना था, वर्क वाज वर्शिप। मतलब सिंपल सी गणित थी, घर का माहौल ही यही था। मतलब पिताजी रात को 1 बजे भी सोए, 2 बजे भी सोए, वो अगला आदमी 6:30 7 बजे दफ्तर में था तो मतलब था। घड़ी गलत हो सकती थी, वो आदमी नहीं गलत हो सकता था। तो 1500 साल नहीं, ये वो केवल एक चीज छपी हुई थी, जिम्मेदारी। बस कि जो करना है जिम्मेदारी से करना है, जो काम मिलता है उसको जिम्मेदारी से करना है। अब जरूर जो है उस चीज का आभास अब हुआ है पिछले 1 साल के अंदर, क्योंकि तब तो पिताजी थे, कोई काम आया, पास द पार्सल। मतलब डेलीगेशन तो मतलब मैं 45 दिन में सीख गया कि ऊपर से कोई चीज आई है डाके की तरह उसको कि यू मस्ट लर्न टू डेलीगेट एंड गेट द जॉब डन। तो ठीक है, हमारे को नीचे से कुछ मिलता तो हम ऊपर पहुंचा देते कि पिताजी वहां बैठे हैं, चलो कोई तकलीफ है मैं मिला देता हूं। और वहां जाके हम लोग दोनों सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते, बोलते कि आए तो काम का समस्या का समाधान हो जाता। क्रेडिट लेने में हम वैसे ही पीछे नहीं है। तो जब काम सही हो गया तो क्रेडिट अपना, जब नहीं हुआ तो बगल वाले का। तो वो तो मतलब बिल्कुल सीधी गणित थी। पर जिस दिन वो वक्त आया कि जब खंदे के ऊपर वापस पलट कर देखने का मौका लगा और जब उधर से केवल सन्नाटा पाया, तब एहसास हुआ कि क्या करना है। तो और तब एहसास हुआ कि वो जिम्मेदारी क्या है। तो और तब फिर समझ में आया कि जो अगला व्यक्ति 40 साल जो करके गए, उसको अब कहीं उस एसओपी को इम्प्लीमेंट Yes, करने का वक्त आया कि भाई परिवार किसको कहते हैं। अब हमारे चीज़ लिए तो आपके बड़ा पास आके रुकेगी। एग्जैक्टली इसका तो हमारे को कभी कोई वो ज्ञान ही नहीं था। हमारे पास रुकने हमने कभी ना कल्पना में सोचा, ना कभी दिमाग में ये बात आई। इधर नहीं तो इधर, मतलब पकड़ लो और बात कर लो और करवा दो और ठीक है। पर जब आपको खुद को वो निर्णय लेने का वक्त आया, तब मतलब अब फिर आप दाएं बाएं देखो। और अगले को तो फिर भी कह सकते हैं ना, मैं अभी सोच के बताता हूँ और पिताजी से पूछ के बता देते Yes. थे कि हाँ मैंने ये निर्णय ले लिया है। अब उसको थोड़ी पता कि मैं पिताजी से पूछ के आया हूँ। पर अब तो ये ऐसी चीजें हैं कि देन यू सडनली हैव टू शिफ्ट गियर्स एंड अंडरस्टैंड कि हाँ भाई, जो चीजें देखी हैं, सीखी हैं, समझी हैं, जिस चीज की भी सो कॉल्ड ट्रेनिंग इस सिविलियन वर्ल्ड के अंदर हुई है अपने घर वालों को देखकर, कि बट नाउ द टाइम हैज कम टू डू थिंग्स योरसेल्फ एंड प्ले दोज रोल फॉर द पीपल दैट आर लुकिंग एट यू। या तो ये एक पहिया है, एक प्रकृति के बनाया गया नियम है, जिसको चलना है और आपने चलाना है। तो अब धीरे 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 करके कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब समझ में आ रही है। और इस मामले में मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो आज साथ में लोग हैं, वापस वही बात आती है कि परिवार के जो जन हैं, दोस्त जो हैं, वो आज आपके साथ में एक चट्टान की तरह मजबूती के साथ में जो है वो खड़े हैं। और वहीं से आपको अपना फ्यूल मिलता है, वहीं से आपको आपका जज्बा मिलता है और वहीं से आपको अपनी प्रेरणा मिलती है कि भाई जो है वो आगे बढ़ो। आपके फौज का ही एक किस्सा है जो मैं अक्सर लोगों के साथ में बांटा करता हूँ कि जंग के दरमियान एक उनका साथी जो है उसको गोली लग जाती है और काफ़ी ज़बरदस्त गोलीबारी चल रही होती है। तो वो कहता, सब लोग कहते हैं कि अभी पीछे आ जाओ, फिर अपन वापस अच्छी तरह से सारी चीज़ों को घेर के और फिर वापस हमला करेंगे। तो एक जो होता है वो आप लोगों की तरह होता है कि भाई कुछ भी हो रहा हो जी। पर मुझे तो जाना ही है
अब मेरे साथी को गोली लगी है तो उसको तो छोड़ के तो मैं आने से रहा। तो उन्होंने कहा कि तुम भी अपने आप को कुर्बान कर दोगे? बोले कि सर कोई बात नहीं, उसी के लिए आए हैं। तो अब ऐसे वक्त के ऊपर तो कोई किसी को रोकता नहीं है। तो वो गए, अपने साथी को उठाया, वापस जब तब तक चीज़ें ठंडी हो गई थी तो जब नीचे आने लगे तो साहब ने कहा कि देखो मैंने तुमको तब भी कहा था कि लाना तो था ही, बट वो शहीद हो चुका था। बोले कि नहीं सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले कि जब मैं वहाँ पहुँचा ना तो ये जिंदा था या और इसने मुझे ये कहा था कि कोई और आए ना आए, मुझे ये पूरा भरोसा था कि तुम ज़रूर आओगे। यस तो वो जो भरोसा है ना, उसके लिए तो आदमी को काम करना ही पड़ता है। बिल्कुल तब कहते हैं ना कि वो मेरे अभिन्न मित्र और बड़े भाई श्री शैलेश लोढ़ा की ये पंक्तियां हैं कि वो शहीद की माँ उस रात कैसे सोई होगी, वो शहीद की माँ उस रात को कैसे सोई होगी, वो गोली भी सीने में उतरने से पहले रोई होगी। तो ये कुर्बानी जो है ना, ये समझने की आवश्यकता है, ये सोच को समझने की आवश्यकता है। मैं वहीं वापस आता हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया कि ये इस देश को, इन युवाओं को ये समझने की ज़रूरत है कि कुर्बानी क्या है। तो ये एक भरोसा जो होता है, ये आज हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। तो आज इस 21वीं सदी के अंदर, जो पहले भी आपने पूछा, जो अभी आप पूछ रहे हैं, मतलब उसमें कि उस भरोसे के ऊपर अड़िग कैसे खड़े रह सकते हैं। इतने हज़ारों लाखों लोग हैं जो भरोसे बैठे हुए हैं और हज़ारों वर्षों से भरोसे पे यस बैठे हुए हैं। जी। तो उस भरोसे को जिंदा रखना कहीं ना कहीं एक दायित्व है। तो उस चीज को देखकर और आप लोगों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। मैं इसी से थोड़ा आगे सवाल आपको पूछता हूँ कि जब हायरार्की होती है तो हायरार्की में जितना ऊपर होता है कोई, तो उतने ज़्यादा आपके डिसीजंस लाइफ्स को टच करती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। तो आपको इस बात का कब एहसास हुआ, कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन या कुछ जिससे आपको लगा द मैग्नीट्यूड कि ये डिसीजन मैं अगर लूँगा तो कितने लाइफ्स टच होंगे, या कितने लोगों को फ़ायदा होगा, या कितने लोगों को हो सकता है नुकसान हो, अगर मैं इसको डिटेल में, जितना मैं आपके लाइफ को समझ पा रहा हूँ, एंजॉय कर रहे थे और वो थे, एंड सर देन यू हैव बिकम सच ए रिस्पॉन्सिबल लीडर आज के डेट पे। ये ट्रांजिशन का फेज़ आप थोड़ा सा समझा सकेंगे? सर हालात बना देते हैं, मतलब इसके अंदर अपन लोड लेने जाएं कहीं नहीं पहुंचेंगे। मतलब इसके अंदर परिस्थितियां आपके साथ में ऐसी होती है, सर्कमस्टांस इज द ग्रेटेस्ट गुरु। एंड दूसरा, मैं दुश्मनों को बहुत श्रेय देता हूँ। मैं आपके माध्यम से भी उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज मेरा आलस छटक के मेरे जिम्मेदारी के ऊपर पूरी तरीके से 1000% देने का कार्य, ये मेरा व्यक्तिगत नहीं है, ये श्रेय उनका है, हालात का और मेरे दुश्मनों का। अगर मेरे दुश्मन ना होते तो मैं शायद इतना चटक ना होता। आज सब कुछ ठीक होता, मैं भी आराम से बैठा होता कि ठीक है भाई चलते रहो, कहाँ दिक्कत है। जब मेरे कोई परेशानी नहीं, मेरे कोई आपदा नहीं, मैं किस चीज़ से लड़ूं और क्यों लड़ूं? द ह्यूमन रेस इज ओनली नॉट डिजाइंड दैट वे। और मेवाड़ की तो ये खूबसूरती रही है कि हम 1500 साल से जंगी करते हुए आए और जंग में ही हमने तरक्की करी है। तभी हमने बिल्कुल कला को भी बढ़ाया है, तब हमने संस्कृति को भी यस बढ़ाया है, तब हमने संस्कृति को भी बढ़ाया है, संगीत को भी बढ़ाया है, इमारतों को भी बनाया है, मंदिरों को भी बनाया है, जब जंग चल रही है। ये शांति के काम, आप कहते हैं ना, अभी हमारी तो पीस टाइम है, 2.5 साल अभी कुछ नहीं, पीस में रहेंगे। अभी हम 2.5 साल जो है फील्ड में जाएंगे। हम तो 1500 साल से फील्ड में बैठे हैं, तो पीस के यस काम भी फील्ड में ही करने हैं। तो आज भी हम बिल्कुल जंग में हैं, तो जंग में जब तक बैठे रहेंगे उतना आप अलर्ट रहेंगे। वो आप लोगों की या स्पेशल फोर्सेस की भी लाइन है और कमांडोज की भी लाइन है कि मुश्किल वक्त कमांडो कमांडो साहब सख्त। तो बस, तो हम हमारा मुश्किल वक्त तो हम सख्त बैठे हैं भाई, लो आने दो, चल लो। बट उस समय पे साथ वाले भी और आप भी मुस्कुराना नहीं छोड़ते, हंसना नहीं यस छोड़ते, उन पलों का कुछ बनाना नहीं छोड़ते। वो जिंदगी का एक स्वाद है सर। इसी से कनेक्टेड आपका कोई डिसीजन या आपने अपने पिताजी पिताजी का देखा हो या उनसे पहले कि आपको लगा हो कि हाँ देखो एक इस निर्णय की वजह से बहुत सारे लोगों को आवाम नहीं, को अगर आप फायदा हुआ। क्वांटिफाइबल मेजरेबल एक आंसर मांग रहे हैं तो कोरोना के टाइम की अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो वो ये है कि भाई तब पैसे ही नहीं थे लोगों को देने के लिए, और ढाबे का धंधा तो सबसे ज्यादा पिटा हुआ धंधा था, मतलब आखिरी का जी। धंधा था कि भाई या- मनोरंजन का विषय है, क्या करना है। पर तब फादर ने निर्णय लिया था कि भाई सबको पैसे देंगे, चाहे मांग के लाने पड़े पर देंगे सबको, एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज को, और हजारों की तादाद में। और हम कोई इतनी बड़ी कोई संस्था या कंपनी तो है नहीं कि जहां कोई हजारों करोड़ों की कोई चीज चल रही हो।
जो आ रहा है वो जा रहा है, मतलब जहाँ कोई 2 लोगों से काम हो सकता है तो वहाँ 5 लोग रख रखे हैं। तो मैं पिताजी से जाकर ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया था, तो मेरे को लग रहा था कि भाई मैं बड़ा अक्लमंद आदमी हूँ, बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं कॉस्ट कंट्रोलिंग करूंगा। मेरे बाप ने मेरे को 2.5 सेकंड में समझा दी कॉस्ट कंट्रोल। अब मैंने कहा ये काम तो 2 लोगों का है, मेरे पिताजी ने 6 आदमियों को क्यों लग रखा है? मैंने कहा ये सब पुराने जमाने के ख्याल के लोग हैं, इनके कुछ समझ में नहीं आती, हम जाते हैं। अभी तो ऑटोमेशन भी हम हो गया बताएंगे। हाँ, हम बताएंगे। एग्जैक्टली। तो हम अब हमने करेंगे। सोचा अब तो हम बड़े हो गए हैं, तो ये सारी गलतफहमियां आती है ना इंसान को। तो जब ये समझ में आया कि उन 4 एडिशनल लोगों का पेट पालना और उन 30 लोगों का परिवार को पीछे पालना केवल उस एक्स्ट्रा सिलसिले के अंदर, उसका मायना क्या होता है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी सिखा देगी आपको? बिल्कुल। और उस आदमी की जबान थी तो जबान थी, मतलब लोहे की लकीर है, वो तो पत्थर की भी नहीं, लोहे की लकीर है, होना ही है। तो वो जब डिसीजन लिया गया कि भाई मांग के भी लाना पड़ेगा पैसा तो अपन लाएंगे, पर इन लोगों को देंगे। और खुशी की बात है, निर्णय उनका था, पूरा मैंने अभी किया। अगर आपने कोई बात कह दी और आपने किसी को इस चीज का भरोसा और आश्वासन दिला दिया कि ये काम हम करेंगे, और फिर आप उसको करो, तो वो एक स्वाद है सर। मतलब और उस टाइम पे नहीं अब क्या कर लो आप। अब मैं खड़ा हूं, आप मेरे से कुछ आपने उस 1.5 साल 2 साल कुछ भी नहीं किया, बट मैं ये तय कर लूं कि भाई नहीं, आई हैव टू पे यू, यू आर माय फैमिली, ये सारे हजारों लोग मेरा परिवार है, मेरे को इनका ख्याल रखना है। अब नहीं कर पाते उस टाइम पे तो क्या हो जाता? किसके पास थे उस समय पे पैसे? किसी के पास नहीं थे, कहां से लाओ? वो लंगर में जाते हैं, आखिरी की जो आदमी जो वो खरोचता है दाल या चावल, हालत वो थी। अब समझाओ किसको, किसको दिखाओ? पर उनकी जबान थी, हिस्सों में उन चीजों को पूरी करी, और आज उस चीज को संपूर्ण तरीके से पूरा करने का जो है वो प्रयास हुआ। तो वो हमारे लिए भी खुशी है कि डिसीजन की आज की तारीख के अंदर उन सारे लोगों को लेकर इस चीज का वक्त लगा, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, पर जबान और वायदे को पूरा किया। तो ये एक डिसीजन, मतलब एक जी, उदाहरण के तौर बहुत के ही ऊपर बढ़िया। जो चीज ध्यान में आती है वो ये आती है। अभी महाराणा प्रताप की बात करते हैं। उनके टाइम के बड़े सारे किस्से तो हैं ही, बट कोई ऐसा किस्सा जो आप जानते हैं जो हर स्कूल के बच्चे को इसको तो जानना ही चाहिए? नहीं सर, ऐसा तो कोई किस्सा नहीं होगा जो मतलब जो नहीं जानते हो, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि उसको हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो जानने से ज्यादा जरूरी है कि जो हम जान रहे हैं उसका हम कर क्या रहे हैं। मैं नई जानकारी और दे दूंगा, उस नई जानकारी का हम क्या करेंगे? उसको भी एक शेल्फ में जाकर टांग देंगे, क्या मतलब? जी। तो समझने की जरूरत यह है कि भाई वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के सामने जो कोई भी चुनौतियां आई, उस इंसान ने हार नहीं मानी। उसने जाकर अपनी इंसान ने अपनी जान को जाकर कि भाई मैं तो परेशानियों से घिर गया हूं, तो मैं कहीं अपनी जान दे देता हूं, ये कमजोरी वाले काम नहीं किए। उन्होंने जाकर उन चुनौतियों के ऊपर चढ़कर जाकर राज किया और फतेह करा उनको, कि चुनौती जो है वो अपनी पूरे फॉर्म में आ चुकी है, अब ना वो उससे बढ़ सकती है, घट जरूर सकती है, पर इंसान मैं हूं, मैं उस चुनौती से बड़ा हो सकता हूं। तो आज की तारीख में जितने भी लोग हमारे हैं, उनको ये चीज हम हमारे पुरखों से, जो कि कोई केवल इकलौते हमारे नहीं है, संपूर्ण देश के हैं, और उस विचारधारा के साथ में जो कोई भी चलना चाहता है उन सब के हैं। आज आप देखिए कि लाखों की हजारों की सेना अगर सामने आके खड़ी हो जाए और हम हाथ मुट्ठी भर लोग, क्या करे आदमी? सबसे पहले सोचे कि भाई मैं बोरी बिस्तर बांधूं, और पर वो उन्होंने नहीं किया। तो आज जरूर हम लोगों के सामने ऐसे इस प्रकार से लोग नहीं आए होंगे। आज हमारे सामने एग्जाम की परेशानियां आ गई होंगी, आज हमारे सामने जो है वो निर्णय लेने की परेशानी आ गई होगी कि मैं इस दिशा में जाऊं, ये लाइन चूज करूं कि ये लाइन चूज करूं, ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। तो इन सारे क्षेत्रों को लेकर हम लोगों को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप से सीखने का मौका मिलता है कि भाई ये चुनौती है, एक निर्णय लेने का वक्त है, एक चौराया आया है जो मेरी आगे आने वाली जिंदगी की थोड़ी सी दिशा को तय करेगा। तो उससे बड़े ठंडे दिमाग से, अपने जान पर कोई खतरा नहीं आया है, जो कि जबकि उनके सामने आया था। हमारे पास तो 1% भी शायद वो परेशानी ना हो। जी। जी। तो कहीं ना कहीं हम उन चीजों को लेकर जो है वो आम जन, आप लोगों की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं स्कूल जाने वाले लोगों की, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो एयर कंडीशन ऑफिस के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों की। हाँ, कठिनाइयां आती हैं, समस्याएं आती हैं, उसको कोई मना नहीं कर रहा है,
बट उस चुनौती से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का और उसके ऊपर उठकर उसके ऊपर फतेह करने की ताकत भी ईश्वर ने हमको दी है। और अगर हमारे को प्रेरणा लेनी है तो हमको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे सामने ही है। तो वो चीज को अब हमारे को, मैं ये कहता हूं कि वक्त आया है कि उसे धरातल पे उतारा जाए, जी। अमल किया जाए। उसको उसके ऊपर अमल किया जाए। मैं थोड़ा सा और पहले चलूँगा। महाराणा प्रताप जी के बारे में सभी को पता है, काफ़ी पढ़ाया भी जाता है। मैं एक बड़े छोटे से सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता था, तो वहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि वो भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत पढ़ाते थे। अच्छा। तो वहाँ पे राणा सांगा एंड राणा कुंभा के बारे में भी बताया गया, जी। जो कि शायद आज की डेट में बच्चों को नहीं पता होगा। जी। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा उनके बारे में, या कुछ अगर आपने सुना होगा, अपने पूर्वज उनसे सुना होगा कि उनके बारे में कि किस तरह से उन्होंने जंग लड़ी या किस तरह की हालात में उन्होंने पूरा साम्राज्य स्थापित किया। देखिए मैं सर इसको इस प्रकार से मैं बताता हूँ, व्यक्ति विशेष किसी एक व्यक्ति की बात करें, चलो उदाहरण के तौर पे कुछ चीजों के ऊपर चर्चा करना एक अच्छी बात है। आज मैं 77वीं पीढ़ी हूँ यस। और मूलभूत बात इसके अंदर समझने की क्या है, जो हम लोग कहना चाहते हैं कि मेवाड़, तो ये चीज जो पिता से हमने समझी और सीखी और देखी, मोस्टली आ जाते हैं मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर, तुलना उन चीजों से करने लग जाते हैं कि इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, और वो हमारे दिल दिमाग के अंदर बहुत एक गहरा असर करता है। और मेवाड़ की सोच पे और परंपरा पे चलता हुआ आया है। और जो आपने जिन योद्धाओं का नाम लिया, मैं केवल उन्हीं को नहीं, मैं ये बात करना चाहूंगा बापा रावल से लेके पिताजी तक, यस। क्या एक ऐसी सोच रही जो सब में चलती रही, सबने कोई ना कोई कार्य किया। अब वो इतिहासकारों का काम है, वो छापते रहेंगे, नहीं तो वो क्या करेंगे। बट इन सारी चीजों से ऊपर उठकर देखने का जो विषय है वो ये है कि बैठकर एक दिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई यार, तेरे पास तेरे खुद के पैसे हों तो तू क्या करेगा। मैंने कहा मौज। मैंने कहा दो शब्द आपने कहा, मेरे और खुद के, और तीसरा पैसे। तो जब मैंने कहा मेरे खुद के हैं तो मैं चाहे जो करूं, तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे को पता तो था कि तुम ये ऐसा ही कोई जवाब दोगे। तो मैंने कहा इसके अंदर और क्या मतलब जो है वो एंगल हो सकता है। एग्जैक्टली। और अब आपकी मर्जी है, जो करो आप उस चीज के साथ, जब तक आप कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हो, आप किसी और को वो नहीं कर रहे हो। मैंने कहा मौज करो, मस्त रहो, मतलब आप जो पार्टी करो, जश्न मनाओ। हाँ ठीक बात है, ये तो हो गए तुम्हारे पैसे। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अब अगर मैं तुमको किसी और के या अन्य किसी और कोई तुम्हारे को आकर तुम्हारे को पैसे दे जाए कि यार भाई यार ये मेरे पैसे हैं, इसको रख लो संभाल के, तुम क्या करोगे। तो मैंने कहा सबसे पहले तो उन पैसों को मैं अलग रख दूंगा, और कि कल को वो मेरे उनके साथ में एक तो मिक्स नहीं हो, Yeah. और उसकी मैं ढंग से हिफाजत करूंगा। और मैंने कहा डिपेंड करता है कि जो दोस्त है कुछ हो तो उसके अंदर कोई दो चार जोड़ ही दें, मतलब अपन कोई अपना ही कोई मिलने वाला है तो उधर रहे उधर रहे, मतलब आप अपने आपस में जो है वो ये करते ही हैं। बोले कि तुम उसकी हिफाजत करोगे। मैंने कहा हाँ करेंगे। बोले कि तुम उसका खर्चा नहीं करोगे। मैंने कहा नहीं करेंगे। तुम उसके अंदर जोड़ोगे ही। मैंने कहा हाँ जोड़ेंगे। मैंने कहा और तो क्या करेंगे। मैंने कहा अपने नहीं है ना। मैंने कहा आपने पहले तो मेरे से ये पूछ लिया कि तुम्हारे खुद के पैसे हो क्या करोगे। मैंने कहा मैं जो चाहूँ वो करूँ। तो बोले कि मेवाड़ यही है, ये जो जिम्मेदारी तुमको मिली है ये भोलेनाथ की है, ये एकलिंग जी की है, इसका अपने को संरक्षण करना है। तो इसमें जो जोड़ सको वो जोड़ो, लेने का अधिकार अपने पास में नहीं। तो जितने भी योद्धा आए इस जिंदगी के अंदर, उन्होंने इस संस्था, इस जगह, इस स्थान, इस देश, इस नाम निशान और नमक के अंदर इजाफा ही करने का प्रयास किया। चाहे वो संस्कृति का हो, धरोहर का हो, शिक्षा का हो, इमारत का हो, लोगों का हो, प्यार का हो, मोहब्बत का हो, स्वाभिमान का हो, सुरक्षा का हो, स्वतंत्रता का। क्योंकि यहाँ हमको देकर जाना है, हमको काम करके जाना है। क्योंकि इसके राजा जो हैं वो और कोई नहीं, परमेश्वर जी महाराज श्री एकलिंगनाथ जी हैं। भोलेनाथ बैठते हैं इस गद्दी के ऊपर, हम उनके सेवक हैं, हम उनके दीवान हैं। हमारा काम सेवा का है। हम उस टिल में जाकर हाथ डालकर नहीं कोई काम कर सकते, हमको उसके अंदर देना ही है, उसके लिए हमको मेहनत करनी है। तो ये तो प्रथम चीज है जो हमको
फ्यूल देती रहती है, चलाती रहती है, क्योंकि हमें किसी की सेवा करनी है प्रतिदिन। वो स्थायी है, सेवक बदलते रहते हैं। कार्य और सोच और सूत्र वही चलता है जो 734 से चलता हुआ आ रहा है 2026 तक। कस्टोडियन है। तो ये मैं मानूंगा कि अमेजिंग, भाई यस, कुछ अमेजिंग थॉट। बिल्कुल। आपके नाम अभी, और इनफैक्ट मेवाड़ के नाम 10 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ऐसा मैंने भी सुना सर। जी। नहीं, आप उसमें सेंट्रल रहे हैं, स्पेशली अभी अभी हाल में ही एक अचीव किया है। तो इसके पीछे भी कुछ तो थॉट हुआ होगा और कुछ प्रोग्रेसिव माइंडसेट रहा होगा। तो आपको इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा क्लोज लगता है और किस सोच के साथ आपने ये किया है? नहीं सर, मेरे दिल दिमाग के अंदर सोच तो जो क्लोज लगता है वो सोच है सभी में। मतलब सोच ये थी कि भाई कोई कार्य कर रहे हो तो किसी की मदद करने के लिए करो। तो चाहे पहले से लेके 10वें तक का जितना भी कार्य किया, वो लोगों की मदद करने के सोच से ही किया। और वो क्यों किया? क्योंकि जो मैंने बात अभी आपको कही कि मैं समाज को क्या दे सकता हूँ, मैं किसी और को प्रेरित कैसे कर सकता हूँ। हर दिन तो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड तो बनते नहीं। जी बिल्कुल। तो कोशिश ये रहती है कि भाई साल के अंदर ऐसा कोई कार्य करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 364 दिन कुछ नहीं कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना सा आ जाता है कि वो 364 दिन का जो है, ना तो हम ढोल पीटते हैं, ना हम पीटना चाहते हैं, ना वो दुनिया के सामने आती है, पर हम हमारा काम करते रहते हैं। जिन लोगों को मदद पहुंचानी है पहुंचाते रहते हैं, जिनको खाना खिलाना है खिलाते रहते हैं, जिनको सामग्रियां पहुंचानी है पहुंचाते रहते हैं, जिनको शिक्षित करना है उनको करते रहते हैं, जिनकी मदद करनी है उनको करते रहते हैं। पर एक दिन ऐसा आता है जो कहीं ना कोई तो इंस्पायर हो। जी। यस। और अगर मैं ये कहूं कि इन 10 गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से मुझे खुशी नहीं, तो मैं आपको झूठ बोल रहा हूं। पर इससे बढ़कर मेरी एक खुशी है, जानना चाहेंगे? और वो खुशी ये है जो वापस आप लोग इस चीज के साथ में जो है वो कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे कि जब वो आप तिरंगा अपने सीने पे या अपने माथे पे जब आप पहनते हैं, तो इस विश्व के अंदर जब जब समाज सेवा की बात होगी ना, अपलिफ्टिंग ऑफ सोसाइटी, हेल्पिंग मैनकाइंड, हेल्पिंग पीपल, और किसी ने हाथ बढ़ाया कि भाई हम लोग इस चीज को कैसे सुधार सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, तब तब अपने देश का नाम आएगा कि भाई समाज सेवा के अंदर अगर किसी ने काम किया है तो सबसे पहले भारत ने किया है, भारत देश ने किया है। अरे ये गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर द फील्ड ऑफ फिलैंथ्रोपी, फील्ड ऑफ हेल्पिंग समबडी, अपलिफ्टिंग सोसाइटी इज सम जो फ्रॉम इंडिया। तो खुशी इस बात की है कि जब जब ये अलंकरण मिला तब तब मेरे देश का नाम भारत सबसे पहले आगे आया, यस। जी। और फिर मेरे प्रदेश और मेरी जगह मेवाड़ का नाम आगे आया। और मैं चाहता ही यही हूं कि ये टूटे, क्योंकि ये टूटा इसका मतलब क्या कि किसी ना किसी की कल्याण हुआ, किसी ना किसी की मदद हुई है। तो खुशी ये है कि भाई जब बात करोगे ना तो बताएंगे हम ही कि भाई मदद करने में भारतीय सबसे आगे। और आज की आज भी आप देश का नेतृत्व देखिए, आप आज मदद करने के लिए भी हम सबसे पहले हम आगे पहुंचते हैं, चाहे वो दवाइयां पहुंचाने में हो, जी हाँ। चाहे बिल्कुल। वो अन्य कोई और दूसरी मदद करने में हो, सबसे पहले अपना देश कदम उठाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्वभाव में है, ये हमारे डीएनए में है, संस्कृति रही हमारी। ये हमारी संस्कृति रही है कि हम लोगों की मदद करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं, और वो अपना देश के साथ में जब चीज जुड़ती है कि भाई भारत आया सबसे पहले आज मदद करने के लिए, तो वो एक खुशी की बात रहती है। तो वो मुझे ज्यादा चीज अच्छी लगती है। और देखिए पुरखों की भी परंपरा ही रही है, वो तो कहीं पुरखों से ही वही 76 पीढ़ियों से ही प्रेरणा लेते हुए कि भाई आज इस 21वीं सदी में क्या करें, तो उन्हीं के कामों से, उन्हीं के सोच से, उन्हीं के तौर तरीकों से कहीं ना कहीं प्रेरित हुए और उसको एक गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के स्वरूप में सामने लेकर आए। तो ये रिकॉर्ड फॉर अ कॉज जिसको आप कह सकते हो। आपने क्रिकेट की प्रेरणा भी अपने पूर्वजों से ली है जी, है ना? पर मैं इतना अच्छा नहीं, काफी नाम मैं कमाया इतना है। अच्छा नहीं हो पाया, पर नहीं, ये but- मेरी एक और दूसरी दुखती रग है। बट हमें पता लगा कि आपने कुछ 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा उसमें भी। जी, फॉर्चुनेटली जी, मैं इंग्लैंड गया था स्कूल की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया से? नहीं, मेयो। मेयो कॉलेज से। मेयो कॉलेज मैं से। तब मेयो में पढ़ रहा था, मैं 12वीं में था, और तब एक्सचेंज प्रोग्राम्स हुआ करते थे। तो मेरे को यूरोप भेजा गया था 3 महीने के लिए एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट। तो 6 सेट ऑफ इंटरव्यूज हुए, सब कुछ हुआ। तो फिर जब मैं वहाँ गया तो एक ही चीज़ आती थी, खेल कूद में जो करवाना है करवा लो, बाकी ठीक है, मतलब वो
उड़ते पड़ते निकल जाएंगे। तो वो खेल का मैदान ऐसा था जो अपना था, तो जैसे जंग का मैदान आपका है। तो वहाँ पर फॉर्चुनेटली मैंने 17 गेम्स खेले थे, जो रिकॉर्ड मेरा रहा। 17 गेम्स के अंदर 41 डिसमिसल्स रहे मेरे एज अ विकेट कीपर, जो 40-50 साल पुराना रिकॉर्ड था, जो आज भी कायम है कि 17 गेम के अंदर मैंने 41 डिसमिसल, आई थिंक 30 कैचेस और 11 स्टंपिंग्स का माय गुडनेस। रिकॉर्ड था, जो उस कॉलेज के अंदर, जो आज भी आई थिंक वेरी मच एग्जिस्ट्स। अभी आप खेलते हैं क्रिकेट? अब कोशिश करते हैं। अभी हमने छोटा सा ब्रेक लिया था लिया था क्या सर? जी, कार्ड वर्दी करने के लिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आ गया था जब हम बात कर रहे थे कि अच्छा दोस्तों की। दुश्मन होना भी जरूरी है हाँ, टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू। इसमें तो सबसे पहले तो राहत साहब की एक बहुत ही खूबसूरत एक लाइन है, जो वो कहती है कि मुझे केवल खंजर नहीं, मुझे आंखों में पानी चाहिए। मुझे केवल खंजर नहीं, मुझे आंखों में पानी चाहिए, मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। तो क्या बात है। तो वो काम दोस्त जो है वो नहीं कर पाता, जो दुश्मन कई बार कर देता है। और जो अपन चर्चा कर रहे थे कि द बेस्ट इज ऑलवेज ब्रॉट आउट ऑफ द एनिमी, एंड व्हिच इज अ फैक्ट, बिकॉज योर फ्रेंड इज अ वेल विशर, सो देयर इज नो थ्रेट, यस यस, and you understand that where there is threat, you are बिल्कुल, यू more, आर परफॉर्म। yes, exactly, and you are more alert and you are जी। more vigilant. And in life in the 21st century, आपने जब पहले पूछा ना था कि अब क्या, तो अब तो 365 डिग्री से, जो 360 डिग्री से जो है वो आपको ये हमला हो लगता है, सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो आदमी 24 घंटे अलर्ट रहता है। और यहाँ अपन बात करें दोस्तों के, देखिए ना, शब्द अपने कितने खूबसूरत हैं सर, और इसी में राज छुपा हुआ है। दोस्त का मायना क्या? दोस्त शब्द को अगर आप तोड़ें तो क्या निकल के आता है? दोस्त, दोषों को हरण करने वाला व्यक्ति, उसे दोस्त कहा जाता है। वाओ, जो आपके दोषों को हरण करेगा। कौन करेगा? फिर मैंने एक्सटर्नली देखा सारा, छानबीन क्या कहते हैं, उस झाड़ियों में जाके अच्छी तरह से कि कौन दोस्त है। फिर ये समझ में आया कि भाई मेरी ये समस्या आ जाएगी तो ये दोस्त सलटा लेगा, ये समस्या आ जाएगी, ये दोस्त सलटा लेगा। एंड में जब मैं डेड एंड पे पहुंचा ना, तो फिर मुझे ये समझ में आया कि जितने भी दोष है ना, वो स्वयं को ही हरण करने हैं पहले तो। तो इस प्रकार से जो है, ये दोनों चीजों की एक कॉम्बिनेशन है, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड, टू बी एबल टू फेस लाइफ, और उसी का स्वाद है। तो इस प्रकार से गुड़ते पड़ते जो है वो आदमी कहीं ना कहीं, तो इस वजह से दुश्मन जितना आपको सतर्क रखते हैं, जितना आपकी आंखें खुली रखते हैं, आपके अंदर वो जज्बा देते हैं, तो उसका उनके लिए धन्यवाद। और जिससे कि हम चुस्त दुरुस्त रहें, हर चीजों का ध्यान रखें। सेहत को लेकर भी आदमी कंप्लेसेंट हो जाता है, अब तो ये भी रहता है कि नहीं, सेहत का ध्यान रखो, दोस्तों के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, दुश्मन के लिए, क्योंकि मुझे सही रहना है। इनसे तो मैं प्यार करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार क्या, इसका फायदा सब लोगों को हो जाता है। ये शायरी और कविताएं आपने कब शुरू करी? अरे सर, ये अच्छा सवाल पूछा आपने, ये तो मेरे को खुद को नहीं मालूम। मुझे बचपन से एक्चुअली सूफी म्यूजिक और कव्वाली का बहुत शौक रहा। फादर को भी जो है वो शास्त्रीय संगीत का बहुत शौक था। तो कहीं ना कहीं संगीत तो हम लोगों को मतलब विरासत में Yes. ही मिली है। हाँ, तो कविताओं का, और इन लोगों से हम लोग घिरे हुए रहते थे हमेशा। मतलब जितने भी साहित्यकार होते थे, ये पढ़े लिखे लोग होते थे, जो कविताएं करते थे, शेर शायरी करते थे, इनके साथ में हमेशा ही उठना बैठना इन्हीं के साथ रहा। तो जब से होश संभाला है, अगर सही तरीके से कहें, तो 3 और 4 साल की उम्र में इसी गोद में, इसी आगोश में पले बढ़े हैं सर। तो कब इसमें रस बस गए वो पता ही नहीं पड़ा। क्योंकि आप उनको बहुत अच्छे से प्रयोग भी कर पा रहे हैं। जी, अब देखिए, अब जो चीज़ इंसान को पसंद होती है और जो चीज़ अच्छी लग जाती है और जो भा जाती है, उसका प्रयोग इंसान कर ही लेता है। मतलब अब आपके शरीर, आपकी वेपन और आपका हथियार भी आपके शरीर का हिस्सा ही बन जाता है, उसका भी आप लोग उपयोग और प्रयोग अच्छा ही कर लेते हैं। आपकी ह्यूमिलिटी माननी पड़ेगी वैसे। काबिल तारीफ है। नहीं, ऐसी बात पर जिस तरह से आप अपना रॉयल एनफील्ड को भी पसंद करते हैं शायद, जी। मतलब मुझे पता लगा कि बहुत अच्छा कलेक्शन है आपका। वन ऑफ द बिगेस्ट कलेक्शंस आई बिलीव। ऐसा सुना मैंने भी, मतलब मुझे भी जब मैं देखता हूँ मुझे भी अच्छा लगता है, एक सुकून महसूस होता है। तो कार या मोटरसाइकिल या घोड़ा? अगर आप सच पूछे तो 11 नंबर की गाड़ी, इससे बढ़िया और कोई चीज नहीं। पर हाँ, जब अपन बात करें उस जाबाज चेतक की या किसी की, तो फिर मोटरसाइकिल आज के इस युग के अंदर जो है वो उसका एक आनंद अलग आता है। और फिर देखिए, घर परिवार के साथ, दोस्तों के साथ एक और बहाना मिलता है कि कहीं ना कहीं
चलें। और नो डाउट मतलब दीज मशीन्स आर वंडरफुल मशीन्स, देयर इज नो क्वेश्चन। एंड वापस आपको एक साथ लाती हैं, आपसे मिलाती हैं खुद से, और अपने आप से बात करने का मौका देती हैं। तो इसका एक अलग स्वाद रहता है। और अच्छी बात यह है कि जो हमारा सर्कल है, जो सर्किट है, उनमें सब लोगों को ये चीज़ें पसंद हैं। रॉयल फैमिली से जुड़े हुए बड़े सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं और आपने तो हर मोड़ पे देखा होगा, जैसे आप कह रहे थे कि वो हवा में उड़ते हैं हाँ, तो सबसे वाहियात चीज़ क्या आपने सुनी होगी? नहीं बहुत ही सुनी ना सर, मतलब अपने फिल्मों ने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी ना उस चीज़ को कहने के लिए। मैंने जैसे पहले कहा जी। कि मतलब निहायती बदतमीज होना जरूरी है, शराबी होना जरूरी है, अय्याश होना जरूरी है, मतलब और कोई दूसरे सबसे ज्यादा जुल्म और अत्याचार ढाने वाला व्यक्ति यही होगा, शर्म कलम करने वाले व्यक्ति यही होंगे, बेगुनाहों को जो है उनके ऊपर गुनाह करने का इन लोगों का पेशा है, शौक है, इनकी चाह है। जो भी कुछ है वो 2 नंबर से ही पाया होगा, सीधे रास्ते आदमी कुछ चलकर कर नहीं सकता। ये सारी चीजें जो है वो मतलब और जब मैं किसी को कहूँ कि मैं शराब नहीं पीता तो उनको ये लगता है कि भाई ये झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी होता है। तो मैंने कहा भाई अब और क्या करूं। मैंने कहा मैं उनको ये भी नहीं कह सकता कि ब्लड टेस्ट कराओ, क्योंकि अगर वो करेगा तो उसमें भी हम लोगों का कुछ ना कुछ तो निकलेगा कहीं ना कहीं से, इतनी पीढ़ियों का। तो मतलब कहने की बात यह है कि तो ये एक्सेस बैगेज जो है लोगों का वो आता है। पर खुशी की बात यह है कि मेवाड़ ने काफी हद तक इन चीजों को दुरुस्त करके रखा हुआ है, और हमारा काम बहुत खूबसूरती से इन चीजों के ऊपर बढ़ चढ़कर बोलता है। बट हाँ, ये समस्याएं रही हैं, ये एक सोसाइटिकल प्रॉब्लम जरूर रही हैं, और ये स्टीरियोटाइप बहुत सोच समझकर और एक साजिश के अंतर्गत इन चीजों को करा गया है और अंजाम तक पहुंचाया गया है। पर ठीक है, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, और मैं ये भी मानता हूं कि लोग इन चीजों को थोड़ा सा अब अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। जी। एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि मेवाड़ परिवार का और इंडियन आर्मी का बहुत अच्छा संबंध रहा है। जी 1948 से अगर हम बात करें, जब भूपल इन्फेंट्री हुआ करती थी, जी जो बाद में राजपूताना राइफल में गई है, 1954 में वो 9 ग्रेनेडियर मेवाड़ के रूप में आ गई। उसके बाद आपका खुद का राजपूताना राइफल रेजिमेंटल सेंटर से, यूनिटों से, राजपूत रेजिमेंट से काफ़ी क्लोज रिलेशंस रहे हैं। जी इनफैक्ट आपको, जैसे हमने शुरुआत में जिक्र किया था कि अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड भी मिला, जी जी तो दोनों यूएसआई में एक महाराणा प्रताप चेयर ऑफ एक्सीलेंस भी है। जी तो काफ़ी हमने फौज ने बहुत सीखा है महाराणा प्रताप के बारे में। हम पढ़ाई करते हैं जब प्रमोशन एग्जाम्स होते हैं, तो एंड काफ़ी अलग अलग उसमें बताया जाता है कि काफ़ी सारी टैक्टिक्स है। 9 ग्रेनेडियर्स की वॉर क्राई महाराणा यस, प्रताप की जय है है ना, जी। बिल्कुल। उस संदर्भ में आपको क्या लगता है? जैसे मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि आपस में एक दूसरे को सीखने को मिलता है। और उस परिवार से जो 1500 साल से इस देश के लिए वो स्वतंत्रता, स्वाभिमान वाली जब हम बात कर रहे थे कि वो लड़ रहा है, आपके अगर नज़रिए से मैं उस चीज़ को देखूं तो नहीं सर, मैं मतलब जितनी भी बातें आपने फरमाई, मैं मतलब इत्तेफाक रखता हूँ सारी जो बातें आपने कही, और खुशी है कि ये एक तरफी सोच या मोहब्बत नहीं है, ये प्यार दोनों तरफ से उतना ही है। बिल्कुल। फौज ने भी हमको और परिवार को 48 के बाद से लेके अब तक उतना ही प्यार दिया, और हम लोगों ने भी उनको उतना ही सम्मान, इज्जत और मोहब्बत और प्यार जो है वो दिया है। और कभी भी वो चीज़ें हम लोगों के बीच में नहीं आई, और रिश्ते और ज़्यादा मजबूती होते चले गए। तो वक्त मतलब इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा लगता है चीज़ें बदलती हैं और सारी चीज़ें होती हैं, पर आज मैं मतलब कहूँगा कि इतना खूबसूरत रिश्ता है, और हम लोग हमारा सौभाग्य मानते हैं कि फ़ौज के किसी भी प्रकार से आड़े वक्त मतलब मदद करने के लिए, उनके लिए खड़ा रहने के लिए, हमारे सैनिकों के लिए खड़ा रहने के लिए, तो केवल ये मतलब जो है वो आज जीवन में शायद पहली बार फौज को लेकर इतनी खुलकर कभी बात हो रही है। बाकी ये विषय ऐसा है नहीं जिनके ऊपर ना तो हम लोग कभी खुलकर बात करते हैं और ना करना चाहते हैं, पर स्वयं आप जब उसी परिवार से हैं तब बात करना आसान हो जाता है। और हम लोग हमारे आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम फौज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। मतलब दिस इज आवर ऑनर, इट इज आवर प्रिविलेज टू बी ऑफ सपोर्ट एंड सर्विस टू आवर फोर्सेस। इससे बढ़ के हमारे को इनफैक्ट आपके स्टाफ में भी हम बहुत सारे पुराने फौजियों से मिले। जी हाँ। जी जी बहुत। यस। जी। तो आज कोशिश तो वही वाली बात है सर, कोशिश यही रहती है कि सिर्फ बोले नहीं, जितने एक्स फौजीज को भी एम्प्लॉयमेंट एक परिवार के हैसियत से, संस्था की हैसियत से जो दे सकते हैं वो देने का प्रयास करते हैं। उनकी लाइवलीहुड और उनका काम
उनकी मेहनत, उन सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करने के लिए। और आज के युग के अंदर 25 साल, 30 साल, 18 साल, 15 साल की सर्विस के बाद में उनको यहाँ पर लाकर रिलोकेट करके और एक एसेट जो वो अपने आप को महसूस करते हैं और वो बनते हैं हमारे लिए, एक वाकई में इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्रेट जॉय। मतलब मेरा प्रिडोमिनेंटली अगर आप देखेंगे तो माय इंटायर इनर सर्कल एंड क्वार्टर्स आर ऑल जी। आर्मी पीपल। तो मतलब वो सिंक बैठता है Yes. सर। वो फौजी फौजी कनेक्ट है बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। हम यूनिफॉर्म वाले हैं, बट आप भी उसी विचारधारा के हैं। विचारधारा वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मेरा मानना है कम से कम। एक आई रिक्वेस्ट एक मैसेज फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री। हाँ। डन डन। नहीं, मैसेज के लिए सर जो बात जो अक्सर दिल दिमाग में आती है, कोई ऐसी थीसिस नहीं है, कोई ऐसी कोई लंबी चौड़ी कोई गाथा नहीं है। बस मैं सिर्फ एक ही या दो शब्द, एक ही या दो ही लाइनों में जो है वो मैं बात जो कहना चाहूँगा वो यही है कि खास तौर के ऊपर जब युवा कोई कार्य करने के लिए निकलता है या करता है, मैं बस सिर्फ उनको यही कहूँगा कि सोच को कभी जीवन में इतनी गहरी मत करो कि फैसले कमज़ोर होने लग जाएं। क्योंकि कई बार क्या है कि हम सोच इतनी गहरी कर देते हैं, इतनी गहरी कर देते हैं डिसीजन डायलेमा हो जाता है। एग्जैक्टली। और हमारे गद्य के एक बहुत बढ़िया लेखक थे जिन्होंने ये बात भी लिखी थी कि कदम इतने ठोस इतने ठोस इतने ठोस मत करो जिससे कि वो उठे ही ना। तो जो Yes. काम करो उसके ऊपर उतना सोचो जितनी आवश्यकता है, जिसके जी। ऊपर फिर आप कल को अमल कर सको, अपने लक्ष्य को फतेह कर सको, अपनी निगाहें उसके ऊपर गाड़ कर रख सको, जिससे कि आप वहाँ तक अपनी मंजिल तक जो है वो आप पहुँच सको और उस कार्य को अंजाम तक पहुँचाकर स्वयं को, परिवार को, देश को आप गौरवान्वित करो। थैंक यू, दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। बहुत ही ब्यूटीफुल Thank- मैसेज थैंक यू है सर, ये। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। होप इट वाज नॉट टू टॉर्चरस फॉर द बोथ ऑफ यू। मेरे नहीं को नहीं तो अच्छा बिल्कुल, लगा। हम तो मेरे को ऐसा मतलब जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो आपने सारे ऑपरेशंस झेल लिए, काम कर लिए, बट यहाँ कि ये भाई कहाँ फंस गए। नहीं, In वी आर fact, लिविंग लविंग एवरी मोमेंट ऑफ इट। हमें Yes. वी आर रियली एंजॉयिंग। नहीं नहीं, थैंक यू थैंक And- यू, बड़ा अच्छा लगा। एंड प्लीज वापस जरूर आइएगा। आउटसाइड ऑफ ए पॉडकास्ट इट विल बी लवली टू हैव द बोथ ऑफ यू एट होम एंड विथ योर फैमिलीज। मतलब वो वक्त भी और आपके जी। किस्से सुनने का जो है वो हमें भी जरूर, हमने तो जरूर, सुना दिए, पर आपके जो है वो जरूर सुनने की हम लोगों को दिलचस्पी रहेगी, और खास तौर पे बच्चों को, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो जरूर वक्त निकालिएगा और पधारिएगा। इट विल बी Thank you, Thank you so much. थैंक यू जय हिंद। जय हिंद सर, थैंक यू।